औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 3 तारीख़ है, अगस्त का महीना शुरू हो जाता है, वो महीना जिसमें हमें 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी हमें पाकिस्तान मिला था। अनथक मेहनत, एक ख्वाब था इकबाल का जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकम्मल करके दिखाया, और साथ साथ हम इस मुल्क को हासिल करने के पीछे जो कुर्बानियाँ हैं वो नहीं भूल सकते। वो ट्रेन जो अमृतसर से चली और लाहौर के स्टेशन तक आने तक जितनी माओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, क्योंकि उस वक्त जब इंडो पाक की जंग चल रही थी तो जो इस वक्त मैं नाम कॉल नहीं करूँगा क्योंकि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं तमाम चीज़ों की, पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम मुहिब वतन होने के साथ साथ एक वो इंसान होने का पैकर बनते हैं कि जिस पे दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम उस वक्त जो अनासर थे, जो दुश्मन अनासर थे, उन्होंने ये ठान ली थी कि बच्चों को मारना है। कितनी माओं ने, अगर बच्चा दूध के लिए रो रहा है और दूध नहीं है तो मुंह पर हाथ रख दिया, और उसके बाद जो है वो चीज़ों को ख़त्म होते देखा, अपने लखते जिगर को मरते हुए देखा, और मरने के बाद जब दरिया आया तो बच्चों को दरिया में फेंक दिया गया। तो ये वो ट्रेन जहाँ पर मैंने जो किताबों में पढ़ा या जो तहरीरों में पढ़ा वो ये था कि आपके टखनों टखनों तक खून मौजूद था, लेकिन फिर भी नारा जो था वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद था। और फिर वो मेडन जिससे मेरा ताल्लुक़ रहा, वो मेडन जिससे मैं जुड़ा, यानी मैंने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो 2009 में मैं उस रेडियो से मुंसलिक हुआ जिससे 1 मिनट पहले ऐलान होता है कि आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, और ठीक 1 मिनट बाद ऐलान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोगों को मुबारक हो, आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात का जो इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं। तो रेडियो पाकिस्तान से मेरा आगाज़ हुआ, और ये चीज़ें, ये तमाम बातें, ये ज़िंदगी को आगे बढ़ने में हम डे बाय डे चीज़ों को रिकॉल करेंगे, क्योंकि रिकॉल करना सिर्फ ये नहीं है कि परेड देख लेना, साइलेंसर निकाल कर आपने जो है वो बाइक्स को रूट करना, ये बच्चों ने टैबलोस पेश कर देना है, बल्कि ज़िंदगी में बच्चों को ये सिखाएं कि ये मुल्क कितनी मुश्किल, मुशक्क़त, मेहनत और अंधक लड़ाई से मिला है, कि जिसमें लड़ाई ये थी कि अपने जब प्यारों की जानों की कुर्बानी देना, ये नहीं पता कि बहन घर पे मिलेगी, ये नहीं पता कि बेटा वापस आएगा, माँ होगी या नहीं होगी, सर से बाप का साया छिन जाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान मिला। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर किसी को जानना है कि वो कितना ज़र्फ़ वाला है तो उसको बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त दो। आला ज़र्फ़ होगा तो आपको उतनी ही इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ होगा तो फिर अपने आप को बरतर समझेगा। इसी के साथ बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की और मौसम की बदलती सूरत हाल की, जिसमें ये कहा गया कि बदलती सूरत हाल कुछ इस तरीके से कि अपडेट्स में ये था कि कराची के हर तरफ थंडरस्टॉर्म होगा और एक मूसलाधार बारिश होगी, जो कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुछ हिकमत रही कि कराची में वो बारिश हमें देखने को नहीं मिली, और काफ़ी इलाकों में तो बारिश हुई भी नहीं। इसी के साथ आज कराची का दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस है, हवा में नमी का तनासुब 73% है, 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जनूब से मगरिब की जानिब जा रही है। और जी इस वक्त हम आपको बताते चले कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो सूरत हाल है वो है जी 1,30,799.997 पर पॉइंट्स पर इस वक्त वॉल्यूम मौजूद है। आज एक अच्छा आगाज़ देखने में आया। 346 वो कंपनीज़ है जो कि हाईली ट्रेड कर रही हैं, सिर्फ 80 वो कंपनीज़ हैं जो डिक्लाइन की तरफ हम जिनको देख रहे हैं, और 137 वो कंपनी है जिसके अंदर कोई भी चेंज मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि जब तक आपकी रहमतें आपके साथ मौजूद नहीं होती प्रोग्राम का जुज़ नहीं आता, और प्रोग्राम का बेहतरीन जुज़ ये होता है कि आपकी रहमतें, मोहब्बतें आपके मेहमान की शक्ल में आपके साथ होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सरफराज अहमद खान, जो कि कंट्री हेड है सलमान फूड एंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के। फोकल पर्सन हैं जनाब आप ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर चाइल्ड एब्यूज़ प्रोटेक्शन। और क्योंकि 14 अगस्त है, बच्चों के हवाले से बात होगी, सलमान फूड्स के हवाले से बात होगी, सरफराज भाई के हवाले से बात होगी, तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मुझे वो केक नहीं भूलता, मुझे वो तहाइफ नहीं भूलता कि जब मैं मेरी कामयाबी कर रहा था और उस वक्त मेरा वही प्रोग्राम था, यही वो शख्स थे जो कि आते थे और कहते ज़ीशान यू विल डू इंशाल्लाह मोर देन मोर शोज। लव यू फॉर दैट ब्रो। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केक पर डे हो गया। आप अगर रेस्ट करते तो आज हम 14 अगस्त का केक कभी से नहीं, हमने 14 अगस्त प्रॉपर्ली हम अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम कुछ थोड़ा सा प्री प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उस दिन फ्राइडे है,
हर कोई अपने कामों में बिजी होता है, फिर क्योंकि ऑन स्पॉट हमें भंगड़े वगैरह थोड़ा, तो हम उसको पहले मेरा ख्याल है हमने 14 अगस्त का केक एक काटा है यहाँ पर। बिल्कुल मुझे याद है, काट चुके हैं सर, हम दो उस केक वाले वहाँ पे कट स्टूडियो में चुके काटे हैं, थे। इस स्टूडियो में कुछ भी नहीं काटा हमने, सेकंड फर्स्ट ग्लोबल के हवाले से बिल्कुल ऐसे फर्स्ट ही। वो तो हमने जो वीनस एचडी पर जो प्रोग्राम था उसमें हमारे साथ सरफराज भाई रहते थे, और डॉक्टर साहिबा की तरफ हम अब जाएंगे। डॉक्टर साहिबा आज हमें बताएंगी कि क्या ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं उसको कैसे। डॉक्टर कंवल नाजिम साहिबा हमारे साथ मौजूद, जो कि इकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यानी हवा में जो आज की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हवा कितनी गंदी है वो हमें बताएंगी। मैंग्रोव एक्सपर्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं, क्योंकि मैं बड़े छोरी कुछ बातें करने लग गया हूँ, झंडा बनवाएंगी 14 अगस्त पे? नहीं, ये हैव टू, अगर हमारे शो पर आएंगी तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, ये मसले हैं हमारे झंडे बनवाने से ज्यादा इस वक्त हमें अपने झंडे और मुल्क को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ऐसे बहुत सारे और काम करेंगे जो आपके शो को भी इनहांस करेंगे और पाकिस्तान का नाम मुंह पे लगा होगा तो फिर जरूर बचाएंगे, क्योंकि मुंह बड़ा हर एक पाकिस्तान की मोहब्बत तो वो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वैसे वो कहते हैं ना कि झंडी लगाते हैं आप, झंडी जो घर पे लगाते हैं बड़े प्यार से उसको, पता नहीं आप तो बनी बनाई लोग लेते हैं, पहले तो वो आटे को मिक्स करके बनाते थे, लेकिन फिर उसके बाद पाँव में गिर रही होती तो वो चीज़ गंदी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हमें ये जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो हमें अपने झंडे को ऊंचा रखना ज़रूरी है, और वो हम माहौल की बका के साथ ही मुमकिन कर सकेंगे। अच्छा, हवा में जो एक जैसे बका की बात हुई तो हवा की भी बात होगी, तो मुझे बताएं कि एक जो गैस की स्मेल हमें सरफराज भी 2 दिन से हम फील कर रहे हैं। अच्छा, वो सुई की सदरन गैस ने ये कहा कि हमने क्योंकि दूसरी लाइन को शिफ्ट करना है और लाइंस को चेक कर रहे हैं, तो हमने एक गैस उसके अंदर छोड़ी है। अच्छा, इतनी ज़्यादा आपने उसके अंदर उसका डिस्चार्ज हो रहा है कि वो आज भी स्मेल आ रही है, तो या तो ना अहली कह लें या वाकई में है, हम इतने तो एक्सपर्ट नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ये सारी बातें उस वक्त ही हम श्योरिटी से कह सकते हैं जब हमारे पास उसको जांचने के लिए या उसकी मेजरमेंट्स के लिए कोई साइंसी आलात के तहत हम उसको किया, जो कि अभी तक 3-4 दिन में हो जाने चाहिए थे। यानी ये हमारी मिसमैनेजमेंट तो हमारे है। पाकिस्तान का विद सॉरी मैं बताऊंगा, आपने वो हर कोई सॉफ्ट ड्रिंक तो पीता है ना, 500 ml की बोतल आपने भी पी होगी, हमारी हम पाकिस्तानी कोलास की बात कर रहे हैं, उसके अंदर सोप डाल के झाग बना के थोड़ा सा सुराख करके वो पानी टाइप डाल के चेक कर, बुलबुला बना तो यहाँ से लीकेज है, तो अभी तक तो हम उन काम पे जा रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ ना, इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरियात है ना, हम उसको कब फोकस करेंगे। हमें इस वक्त तक, यानी 3-4 दिन हो गए ये बात सुनते हुए, अब तक तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे, तो आपके पास रिजल्ट्स ही नहीं है। आप अब हम कह सकते हैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हुआ होगा, मगर जो एक श्योरिटी होती है वो हमें फैक्ट्स के साथ मिलती है, और वो फैक्ट्स हमें साइंस देती है। तो हमें इस वक्त साइंसी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकें, और विद एग्जैक्ट रीजंस। जबरदस्त। मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कितनी हार्मफुल है, लेकिन सलमान भाई आपकी तरफ आते हैं कि चाइल्ड अब्यूज जो है, यानी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी कह सकते हैं इसको या नहीं? बेसिकली बच्चों के साथ आप ये कह सकते हैं कि ज्यादती, किसी भी किस्म की ज्यादती, क्योंकि जिनसी ज्यादती बहुत ज़्यादा हो रही है। वो आपने देखे कि पड़ोसी ने बच्चे को मतलब 2-4 दफ़ा इशारे किए और उसने नहीं माना, उसको मारने के बाद उसकी लाश से भी दूसरी दफ़ा ज्यादती की, और फिर सब चीज़ें जब अच्छे खासे सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। जीशान, मैं कल मेरा एक विज़िट था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जिसने जो है मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया। कल मैं रोशनी का विज़िट मैंने किया था, मैं वहाँ गया तो उन्होंने एक बात कही और वो बड़ी मतलब दिल को लगी कि जब तक बच्चे माँ बाप के साथ हैं ना तो वो सिक्योर हैं, ऐसा ही है, और जब वो माँ बाप से अलहदा हुए तो वो अनसिक्योर हैं। फिर वो कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त कोई भी चीज़ जो है उनके साथ रोनुमा हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं या हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इस वक्त जिस चीज़ पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ अच्छाई हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें बुरी भी शुरू हो गई हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें कहीं से कहीं खड़ा कर दिया है, हमारे बच्चों को कहीं खड़ा कर दिया है, डार्क वेब आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें हमारे बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट है। हमें या माँ बाप को नहीं पता चलता कि किस वक्त बच्चा जो है वो हमारे हाथ से निकल गया और किस वक्त क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये, मैं रोशनी गया तो मैंने देखा कि मोहम्मद अली भाई जो हैं, रोशनी जो लेके चल रहे हैं, उसको बड़ा उन्होंने काम किया है और माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे उन्होंने रिकवर किए हैं जो माँ बाप से बिछड़ गए।
और उसके सिलसिले में उन्होंने एक एक्ट भी पास करवाया, कल उन्होंने मुझे भेजा भी। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ है वो मैं समझता हूँ वो अवेयरनेस है। आप स्कूलों में अवेयरनेस दें बच्चों को, या घर में बच्चों को भी बताएं। हम जो है वो सिर्फ शायद अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन की बात करें, छोटी बच्चियों की बात करें या बच्चों की बात करें, तो हम आज तक वो गुड टच और बैड टच से आगे नहीं गए। कभी हमने बताने की कोशिश नहीं की, मगर क्योंकि शरम में शर्म नहीं है और हर चीज़ जो है वो डिस्कस होनी चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए बुरी और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है। साथ साथ इसकी भी बड़ी ज़रूरत है, मैं अप्रिशिएट भी करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ, अब उन्होंने जो है वो कम्युनिटी बेस, जैसे मैं एज अ कम्युनिटी बेस फोकल पर्सन हूँ, फुरकान बिलाल जो है वो एजुकेशन के हवाले से फोकल पर्सन है, तो हमारी भी एक ख्वाहिश थी कि जब आप अपनी कम्युनिटी के अंदर से, आपने मुराद सोनी भाई को देखा होगा, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, मुराद भाई हमारे साथ, मैं उनके साथ जाता भी हूँ ट्री प्लांटेशन में। तो जब आप कम्युनिटी बेस्ड लोग जो है ना, जैसे डॉक्टर साहिबा हैं या कोई और, आप उन लोगों को साथ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी पेनिट्रेशन आम लोगों में होती है, ऐसा ही है। वो लोगों को जानते हैं, वो आपको जानते हैं, मुझे जानते हैं, डॉक्टर साहिबा को जानते हैं और बाकी लोगों को जानते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और जी इसी के साथ साथ हमें ज्वाइनिंग किया है, मैं 5 मिनट आप दोनों से लूँगा, हमें क्योंकि स्टॉक मार्केट की भी अपडेट चाहिए। उबैद मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है जो कि एडिटर इन चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान शेयर मार्केट की, जो हमें अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है तो थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, तबीयत से मुझे ये बताइएगा कि हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट का अहवाल क्या है? क्योंकि जैसे गैस फैल चुकी है, हर तरफ स्मेल आ रही है, लोगों की तबीयत नासाज है, वैसे क्या इस वक्त स्टॉक मार्केट की हालात जो है वो नासाज हैं या इस वक्त ट्रेडिंग का सही वक्त है? देखिए, इस वक्त आज की तारीख में 3 अगस्त को मंडे के दिन जो है वो मार्केट ने 2366 पॉइंट प्लस पे मार्केट का आगाज हुआ है और पाकिस्तान का जो बेस इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स वो 1,78,460 पॉइंट पर जो है वो इस वक्त मौजूद है, जिसमें उसने मार्केट का आगाज लिया है। बुनियादी वजह यही बनी है कि इस वक्त जो है मार्केट जो है वो खबरों की वजह से मूव कर रही है और इस वक्त जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को साइडलाइन किया गया है और इस वक्त फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस के ऊपर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के और ओमान के सदूर से, तो इसमें उन्होंने कोशिश ये की है कि हरमूज का जो मसला है वो, स्टेट ऑफ हरमूज का मसला जो है वो फाइनल स्टेजेस में है, साइनिंग सेरेमनी के अंदर है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये कह लिए मार्केट ने पॉजिटिव दिया है इस वक्त अपने आप को और सेंटिमेंटल एनालिसिस पॉजिटिव दिया क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है इस वक्त ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज नजर आ रही है कि आज आलमी और मकामी हालात को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुहतात और मजबूत इम्कान रहेगा तमाम चीजों का। दिन भर वजह ऐसे उतार चढ़ाव रहेगा, देखने को मिल सकता है। मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सबसे बेहद बात जो मैंने आपको बता दी कि अमेरिका, ईरान और खलीजी खत्ते की सूरत हाल पर सरमायाकारों की मुसलसल नजर है और अगर कोई नई कशीदगी सामने नहीं आती तो सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बेहतर हो सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें अभी भी सबसे अहम अंसर है जो कि 5% नीचे हुई हैं टोटल। तो अगर कीमतें मजीद नहीं बढ़ती तो पाकिस्तान जैसी तेल दरामद करने वाली मईशत के लिए ये इंतहाई मजबूत इशारा होगा। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मजबूत खबर यह है कि S&P ने हाल ही में पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को भी बेहतर करार दिया है, जिसकी वजह से आपने पिछले महीने भी सुना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है और इस दफा भी मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ। ये तमाम चीजें बहुत खास इंपैक्ट रखती हैं। इसके अलावा IMF ने भी खबरदार किया कि अगर मशरिक़ उस समय कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो महंगाई बढ़ेगी, वरना तो पाकिस्तान इसके लिए पॉजिटिव है। दरामदी बिल हमारा कंट्रोल हुआ है, तो इन तमाम चीजों से मार्केट को मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ। और जी मुझे ये बताइएगा कि उवैद, मुझे ये भी जानना है कि एक बड़ी मिथ जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली है कि दुनिया के किसी भी खत्ते में जंग हो रही हो सिर्फ 3 ही मुल्क अफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक जो 2 लड़ रहे होते हैं, एक पाकिस्तान है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, यानी अगर कोई चाहता है कि वो शेयर खरीदना चाहे तो मेरे देखने वालों को बताइएगा कि इस वक्त है कि मार्केट में शेयर खरीदे जाएं या ये वो वक्त है कि आप अपने शेयर को सेल आउट करें? देखिए, किसी भी लेवल पर जिंदगी के किसी भी मरहले पर अपने सेंटिमेंट्स को काबू रखना ना, ये सबसे बड़ी सलाहियत होती है किसी भी सक्सेसफुल आदमी की। आप जो है वो मार्केट वॉच जरूर करें,
लेकिन जैसे कि सबको ये बात बताया कि ये जंग जो है ना वो टर्न डाउन कभी भी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि इसको टोन डाउन किया जाता रहा करेगा। अच्छा, पाकिस्तान का जहां तक आपने तस्करा किया तो इसमें पाकिस्तान का जो है वो इंतहाई पॉजिटिव इमेज दुनिया में उभरा है। हमारे आर्मी चीफ की सलाहियतों को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है और हमने अपना पॉजिटिव इमेज सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान को ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के स्किप्स अगर आप ब्लू चिप्स में काम करते हैं तो मेरा अंदाजा तो ये है कि कोई भी गैर मुतवक्को जोग्राफियाई या सियासी अगर खबर ना आई तो KSE 100 इंडेक्स जो है ना वो बहुत मजबूत पेशरफ्त इसमें ना देखने को मिल सकती है। ठीक है, पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिव है। यकीनन इस जंग का इम्पैक्ट सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है ना। इस ऐसी सिचुएशन के अंदर हर बंदे ने बहुत सिलेक्टिव होके समझ के अपने आप को रखना होता है। आप याद रखिए, इस वक्त पैनिक सेलिंग की तरफ जाना, ये जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों का ख्याल इस तरह से, लोगों के ख्यालात पे ना चलें, चीजों को खुद इन डेप्थ जाकर पढ़ें, हर इसकी डिटेल में जाएं। अभी देखिए बैंकिंग, फर्टिलाइजर और मुंतखब एनर्जी स्टॉक जो हैं वो स्टॉक मार्केट की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। ये तमाम जो स्किप्स हैं सारे पॉजिटिव हैं। अभी मरी एनर्जी ने आज एक बहुत अच्छा ऐलान किया है कि उसने एक्सटेंशन का प्लान दिया है, कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनहेंस किया है। तो इसमें याद है कि मुनाफा करें और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करके साइडलाइन भी किया जा सकता है। जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं हमेशा कहूंगा कि टॉप नॉच, कटिंग एज और ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर अपनी मूवमेंट रखेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। थैंक यू मुजफ्फर फॉर अपडेटिंग अस, और इंशाल्लाह मुजफ्फर से हम डेली बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। और इसी तरीके से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा है, अगर मुझे बता दें डायरेक्टर साहब। हम जो है वो कल की जो एक सूरत हाल रही, मैं ज़रूर उसको नाम क्लियर करके, क्योंकि उनकी ताया से मेरी बात भी हुई, जो कि एक हैदराबाद का आपको वाक़या वफ़िल बनाने वाले जो एक बच्चा था उसको, सॉरी मीर अली रज़ा को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। उसके जो ताया थे वो मौजूद थे तारिक रोड पर, और कल हमारी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जो नारेबाजी है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब किसी के आपके घर से कोई एक सेब वाला मोबाइल भी चोरी होता है ना, तो आप ये कहते हैं कि मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। तो मकसद ये है कि यहाँ तो जान का ही नजराना ले लिया गया उनसे, और वो क्या वजह थी। और उसके बाद जो मैंने रिपोर्ट्स देखी, क्योंकि अभी तक कंफर्म रिपोर्ट कुछ सामने नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं कि उनको मार के नर्सरी पर फेंका गया, कुछ ने कहा कि DHA में था, कुछ ने कहा कि जो आपका कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो नर्सरी है वहाँ पर फेंका गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि उनको तशद्दुद करके पहले हड्डी पसली तोड़ी गई, फिर उनको गोलियाँ मारी गई, और लाश ना पहचानने की वजह से उनके मुँह पर तेज़ाब फेंक दिया गया। तो ये तमाम अनासर कौन थे, इसके पीछे कौन है, ये तमाम चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज इसके ऊपर मैंने आवाज़ नहीं उठाई, मेरे बैठे मेहमानों ने आवाज़ नहीं उठाई, डायरेक्टर साहब ने आवाज़ नहीं उठाई, मेरे चैनल ने नहीं उठाई, तो कल मैं या आप भी इसका विक्टिम बन सकते हैं। वैसे आप क्या कहेंगी इस बारे में, मुझे बताइएगा कि अजीब सा ही केस है कि एक बच्चे के ऊपर जाते, जैसे कि एक और अगर आपसे 2 महीने पहले सरफराज भी एक वाकया कि बच्चा जो है वो क्लास में बहुत अच्छा था, पढ़ने वाला था मैट्रिक, और उसको जो है वो धक्का देकर मारा गया, और उसको फिर जब वो नहीं मरा, उसकी हड्डी वगैरह टूटी, तो हॉस्पिटल में ले जाकर उसको निकाल कर जो है वो फिर उसको जहर का इंजेक्शन दिया, कुछ लोग कहते हैं कि गला दबाकर मारा, जो भी किया बच्चा तो गया जान से। तो इतनी सस्ती जान है कराची में। आजकल तो हम रोज़ ही कोई ना कोई एक किस्सा ऐसा पढ़ते हैं या देखते हैं, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, बड़े हों, मतलब हम अपने आप को घर के अंदर भी महफूज नहीं तस्वुर करें, इससे आप बढ़कर क्या बात करेंगे कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो हमें ये टेंशन होती है कि वो खैरियत से, हालांकि उसको पिक एंड ड्रॉप मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो डिस्टेंस है उसमें डर लगता है कि कहीं से खुदा न खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाए, या तो हम इस कदर गैर महफूज हैं अपने ही एरिया में, अपने ही मुल्क में। और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसमें एक हम जो मैं समझती हूँ कि आजकल जो किस्से बढ़ते जा रहे हैं, इसमें मीडिया जब से एडवांस हुआ है इन चीज़ों ने ज़ोर पकड़ लिया। शायद पहले भी होती होंगी, हमारी नॉलेज में नहीं थी, लेकिन अब एक छोटे से छोटा किस्सा भी जब सोशल मीडिया पे आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले अजान नाम का जो बच्चा नॉर्थ नाज़ाबाद, नया नाज़ाबाद से मिस हुआ, तो देखिए उसकी रिकवरी हो गई। यानी सोशल मीडिया चाहे तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया, सॉरी टू से, बट मीडिया की प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो गई हैं। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर आपने सुमेरा की बात सुनी हो, और सुमेरा के वालिद ने ये कहा कि तुम अगर आकर ये कहोगी कि इशराक नामी लड़के ने तुम्हारी इज्जत लूटी, फिर उसके 3 दोस्तों ने इज्जत लूटी, तो तुम्हारी 4 बहनों की शादी नहीं होगी, तो वालिदैन, उस बच्ची ने आकर
उसने कहा कि मैं तो लुट गई जो लुट गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका बच्ची भी इस तरह से लुटे। तो ये वाली चीज है कि हमारे यहाँ पर घर वाले भी जो है ना वो थोड़ा सा मीडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए ये तो एक केस में आ गया ना, एक आध केस ऐसा हो गया होगा, वरना मेरा नहीं ख्याल आजकल पेरेंट जो हैं बहुत सपोर्टिव हो गए। इसमें हम दुआ जहरा का किस्सा भी देखते हैं, उसमें उसके वालिद ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया, हेड्स ऑफ टू हिम, कि उन्होंने किस तरह अपने बच्चे को निकाला। तो देखिए ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक बजाते शहरी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मीडिया पार्टनर हैं तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें तो हम टोटली इस चीज़ का खात्मा कर सकते हैं। मैं कल हॉस्पिटल के लिए हम निकल रहे थे तो फिर रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो हैं, उन्होंने जब ये देखा तो पूछा कि जब बच्चे की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि हद की तरफ हमें जाना है क्योंकि हमारी इस तरह तो रसाई नहीं है। तो उनकी ताया से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम कॉल करेंगे, आई डोंट नो वो कॉल करते हैं या नहीं, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। आपकी तरफ आते हैं सरफराज भाई, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है वहाँ पर देखिए 2 साल का है या 200 साल का है, वालिद वालदा के लिए तो वो बच्चा ही है ना। 19 साल में कारोबार संभालने वाला बच्चा, अनगिनत मेहनत, उसके बाद उसको इसलिए मार दिया जाता है कि रीज़न तो अभी कुछ सामने आ ही नहीं रहा ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और किसी भी वजह से मार दिया कि मैं जेलस हूँ भाई, विद सॉरी मैं आपके कंधे पर रखी बंदूक, कि सलमान भाई आगे कैसे निकल गए। भाई सलमान भाई की मेहनत है, दिन रात एक किया होगा। सलमान फूड्स के साथ आपने लॉयल्टी, ये मुझे आज भी आपका याद है कि या तो मैं जॉब नहीं करूंगा और अगर करूंगा तो सलमान फूड्स के साथ ही करूंगा, ये आपके वर्ड्स थे मेरे नहीं है। तो आपने अरसा दिया ना, तो मैं आपकी कामयाबी से जलूं क्यों, मैं आपकी कामयाबी से सीखूं क्यों ना। ज़ीशान, पहली बात तो आपको ये अर्ज़ करूँ कि मीर अली रज़ा का जो केस है वो इस वक्त बहुत सेंसिटिव उस पर है एक, तो हम ज़रूर इस पर बात करें और इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि शहर के अंदर जो है वो नौजवान जो कारोबारी लोग हैं उनको सिक्योर होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम जितने हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, मैं ख़ुद अपने बेटे को भी कहता हूँ यार हमसे लोकेशंस शेयर करो अपनी, माँ बाप को हर चीज़ के लिए जो है वो साथ रखो ताकि बुरी से बुरी सिचुएशन पे जो है ना वो माँ बाप तुम्हारे साथ कहीं खड़े हो, हमें पता हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारी एक बड़ा आम सा एक वर्ड है, मैं जवान बेटे का बाप हूँ, मेरा बेटा भी घर से बाहर निकलता है ना तो वो जाते हुए मैं अभी आ रहा हूँ, वो जो अभी आ रहा हूँ वाला जुमला है वही मीर अली रज़ा का था कि मैं अभी आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो एक सानिया डेवलप हो गया। मगर अभी तक जो है वो मेरा अपना ख्याल ये है कि पुलिस जो तहकीकात कर रही है वो काफ़ी करीब हैं, और सोशल मीडिया पे जो डिफरेंट खबरें आप सुन रहे हैं और जो गर्दिश कर रही हैं उसमें कुछ हक़ाइक़ पे हैं, कुछ हक़ाइक़ पे नहीं है, डिफरेंट हम जो है वो मफरूज़े लोग अपने तौर पे बयान कर रहे हैं। मगर मेरा अपना इरादा ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि जी ये जो है पुलिस हमें बता नहीं रही या चीज़ें नहीं कर रही, इससे जो है जो इस काम में मुलव्वस लोग होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही है, और पुलिस का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है। पिछले भी अगर आप केसेस देखें, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात जो अभी चंद अरसे से मैं देख रहा हूँ जो बेहतर हुई है, जितने भी अभी केसेस हुए हैं पुलिस ने उनको, आप यकीन करें आज जो है वो कराची पुलिस में क्रिमिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल पढ़े हुए लिखे लोग हैं जो मुख्तलिफ खतूत पे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो आपका केस हुआ था नया नाज़ामाबाद वाला, उसको भी देखें इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया। वो तो वर्ड्स पे वो वाकई में उसको सैल्यूट है कि उसने 3 लोगों को बिठाया और उसमें सेंटर वाला ही था, उसने कहा अल्फाज थिड़क रहे हैं, मुझे वाकई में बिल्कुल अप्रिशिएट करना तो हमारे यहाँ जो पुलिस काम कर रही है मैं समझता हूँ वो बेहतर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें हिडन हैं और वो किसी वजह से हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वो सारी चीज़ें सामने होंगी और जो कातिल हैं वो कैफ़े किरदार को पहुँचेंगे। अफसोस सिर्फ ये है कि उन माँ बाप के लिए, उनके लिए बड़ा जिसे कहते हैं एक दुख का लम्हा है, हम उनके साथ हैं उस लम्हे में कि उनकी जवान औलाद जो है वो इस दुनिया से चली गई। इससे बड़ा अफसोस कोई नहीं हो सकता। अनासर मैं ये ज़रूर कहूँगा सरफराज भाई कि कराची का सुकून गंवाने के लिए ना लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं बिल्कुल सिंध पुलिस की बात करूँगा और मुस्तफ़ा नाम का बिल्कुल, उसने जो, अगर आपकी सोशल मीडिया पर रसाई है और आपने देखा होगा कि डकैती हो रही है और उस बच्चे ने, मतलब वाकई में वो 22-24 साल का लड़का है वो मुस्तफ़ा,
उसने चलती बाइक से छलांग मार के जो डकैत है उसकी खिच्चे पे हाथ डाला, जो पंजाबी में कहते हैं, उसके कॉलर को पकड़ा और साथ वाले ने बंदूक तान दी और उसने उसको भी लात मार के गिराया। तो मैं वाकई में सैल्यूट करूंगा अपनी सिंध पुलिस को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी देखने वाले हैं कि जब हम इंशाल्लाह एक पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त का, तो मुझे मेरी तमाम फोर्सेस के लोगों में से कुछ लोग चाहिए जो कि सिंध पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स है। ये वो लोग हैं कि जो वाकई में दिन में सड़ते रहते हैं धूप में, लेकिन हम उनका नाम नहीं करते। ये बहुत अच्छी तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई। दरअसल मैं आपको इस करता चलूँ, बात दरअसल ये है, इस वक्त करंट सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इदारों को जानता हूँ। देखें, इदारे जो काम कर रहे हैं इस वक्त, कोई भी इदारे की आप बात कर लें, अगर आप मुल्की लेवल पे बात करते हैं तो इस वक्त जो है हम अगर हाईलाइट हुए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाक अफवाज जनरल आसिम मुनीर एक कैरेक्टर जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड आपको एक हाइप क्रिएट हो गई। दूसरी तरफ हमारे अपने इदारे जो हैं, वो जितने इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं वो वाकई हम और आप में से यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और क्वालिफाइड बंदे वो इस वक्त मौजूद हैं इदारों के अंदर। ऐसे ही है, सही ना। और जो भी तफ्तीश ऐसे मुंसलिक चीज़ें, अब वो पुराना दौर गुजर गया कि जिसको हम समझते थे कि नहीं अब इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। अब बहुत डिफरेंट है ये सारे मामला, और इंशाअल्लाह ताला हम अच्छा रिजल्ट सुनेंगे इस केस में भी। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है। और सरफराज जी, ये एक बात मैं बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना आगे निकल चुका है। जब हमने तैयारे गिराए इंडिया के, तो जो हैकर थे जो उन्होंने हैक की उनकी वेबसाइट, वो तमाम कच्चे के डकैत थे। मतलब हमारे तो डाकू भी पढ़े लिखे हैं, वही तो हमसे क्या पंगा लोगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जब कहते हैं कि बात अच्छी हो रही हो, महफिल को अच्छा करना हो, तो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपने क्या वेयर किया है, आपने किस टॉपिक पर बात करनी है, वो सब ऐसे ही है। सरफराज भाई ऐसे ही है। लेकिन जब वक्त गुजरता है उसके साथ भूख लगने शुरू होती है, और भूख में अगर आपके साथ अच्छा शेफ कुछ बनाकर आपकी टेबल पर रखे, जो कि आज नहीं रखा उन्होंने, कितनी बुरी बात है, तो वो अच्छी चीज़ रखते हैं तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हमारे साथ रोहा खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ये नाम आपका रोहा पहले से था या खाने अच्छे बनाती थी तो हमने कहा रोहा पहले से था? अच्छा, तो रोहा ने क्यों सोचा कि मैं अच्छा जो है वो अच्छा, आपसे मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों को देख के। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, एकदम से चीज़ें चेंज होती, पता नहीं चलता हम गरीबों को। तो हमने जानना है कि ये जो हवा में बदबू है, ये मैंने पढ़ा कि आँखों के लिए, साइंस के बीमार जो मरीज़ हैं उनके लिए, या जिनका रिसेंट सर्जरी हुई है, इवन दो वो हार्ट सर्जरी है, वो सी सेक्शन है, या कोई भी सर्जरी है, उसके लिए, टांकों के लिए बड़ा हार्मफुल है। तो इस बारे में हम जानेंगे ये बात सही है या ये मिथ है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। हम वापस आ चुके हैं और अब दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ें, अच्छा एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जो चीज़ें हम इंसान बनाते हैं उसमें हमेशा डिफेक्ट रहता है, और जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई उसमें कभी डिफेक्ट नहीं होता। सूरज अपने टाइम से निकलता है, गुरूब अपने टाइम से होता है, और हवा में जो चेंजेस हैं या दो तमाम चीज़ें हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिक्स्ड है कि ये होना है। तो रोहा आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताएं कि खाने पकाने का शौक़ कैसे हुआ? जी, खाने पकाने का शौक़ इस वजह से हुआ कि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो अम्मी तो बनाती थी ना, उनको देखते हुए। ठीक, क्या उनको देखते कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला हो कि अम्मी आज तो मेरा चिकन खाने का दिल चाह रहा है, और अम्मी ने भुने हुए अंडे बना दिए आपके लिए, कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मेरी अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती थी, उनको देख के मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ। फिर उसके बाद शादी से पहले मुझे था कि मैं कुछ करके दिखाऊं अपनी लाइफ में ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो फिर मैंने मियाँ का नाम पहले रोशन किया आपने, फिर पाकिस्तान का भी कर ही लेती है ना, ऐसी बात है। आप कितनी अच्छी बच्ची हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस फील्ड में आने से पहले कुछ फील हो रहा था कि प्याज ज़्यादा ना डल जाए, क्योंकि कहते हैं कि प्याज डालने से खाना मीठा, अच्छा वैसे मीठा होता है खाना? नहीं, गंदी बात है ना, देखिए ख़राब बात है, मैं कितनी सही बातें पूछ रहा हूँ। और कभी नमक ज़्यादा ना हो जाए, ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। ना डर नहीं था आपको? जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें जो है वो कलौंजी और उसमें फ़र्क महसूस नहीं होता पत्ती में, तो उनके लिए क्या कहेंगी? जी, मैं उनको यही कहूँगी कि आप इस फील्ड में आएँ और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता हैगा, और ये रिस्पेक्टेबल जो है ये फील्ड हैगी। तो आप आएँ यहाँ पर, और कोई भी काम जो है मेहनत और लगन के बगैर नहीं हो सकता।
अच्छा, मुझे कुकिंग का इसलिए कुकिंग और दूसरा 3 शोबे, कुकिंग आपका वो सिलाई वाला और आपका जो मेकअप वाला है, अगर आप नहीं चाहते किसी मर्द के बात करना, बात तो चले कर लेते लेकिन सामने नहीं आना चाहते, होम किचन इज द बेस्ट। जी सफरा भाई ऐसे ही है ना। दूसरा, अगर आप मेकअप का काम करते हैं फीमेल, तो आजकल तो खैर मर्द भी इतने गड़े गड़े कर रहे हैं, मेरा भी वो होता है लेकिन मेरा बस हमारे गौरी भाई करते हैं। लेकिन अगर आपका फीमेल पार्लर और आप कहती हैं कि जो फीमेल आपके पास आ रहे हैं कि प्लीज मर्द हजरात को बोलें कि गेट से बाहर या थोड़ा सा दूर रहें, तो वो भी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज को। बिल्कुल। थर्ड, सिलाई वाली बाजी जो मशहूर होती है घर में, ये सिलाई कर रही हैं, तो आप अगर घर में बैठकर इज्जत से रोजगार कमाना चाहते तो इसके बड़े बेहतरीन ये 3 मौके आपके पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग अब्यूज करते हैं, जैसे कि क्या ये काम शुरू कर दिया बावर्चियों वाला या ABCDFG जो भी बातें होती हैं, तो उन लोगों को जो डिग्रेड करते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनको, जो लोग डिग्रेड करते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस फील्ड में आएँ और अपना नाम बनाएं और क्या पहले पकाएं और फिर हमें बताएं। ये वाला मैसेज होना चाहिए। और जी, और क्या मैसेज होगा? ये तो मेरा मैसेज था, मैंने आपको पकड़ा दिया। अब अपना मैसेज क्या देना चाहिए? मैं अपना मैसेज ये दूंगी कि यहाँ पर हर फील्ड में जो है, देखें हर फील्ड में ये होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को डिग्रेड कर रहा होता है। तो आपका एक जो है टारगेट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने एक मंजिल है और आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो उसके लिए जो है आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है, कि प्लानिंग के बाद फिर आपको उस पर चलना होता है, और जब तक लगन और शौक ना हो तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, अक्सर मैंने ये देखा है हर फील्ड में ये चीज़ होती है, चाहे मेरी फील्ड हो, हम होस्टिंग की भी बात करते हैं, कि लोग जो होते हैं ना वो अपने गुण नहीं बताते। यानी अगर आप अच्छा खाना बना रही हैं या बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम ये कहते हैं कि आप मीठा बहुत अच्छा बनाती हैं या बनाते हैं, तो लोग नहीं, अच्छा हाँ वो बस मैं हाथ वाथ ऐसे विस्क जो है उसको, वो जो उसको बीटर कहते हैं, उसके घुमा देती हूँ तो बड़ा मीठा अच्छा फ्लफी बन जाता है, हालांकि बीच में इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि आपसे कोई पूछता तो आप अपने सीक्रेट्स बताती हैं या आप कहती हैं कि नहीं मुझसे पकवा लो, पैसे बाद में बताऊंगी? नहीं, मैं बता देती हूँ। पक्की बात है? जी पक्की बात। कितनी सबसे फेवरेट चीज आपकी जिसपे आप घर वालों से भी तंग है कि मुझे बार बार कहते हैं कि ये बना कर दें और आपको बनानी पड़ती है? सबसे ज्यादा पुलाव। पुलाव। और मीठे में? मीठे में मैं असल में एक्चुअली मीठा नहीं खाती। आप नहीं खाती? लोग तो खाते हैं। जी, लोग तो खाते हैं। तो मीठे में स्वीट्स वालों का काम बंद करिए। सलमान फूड्स के इतने अच्छे हमारे वो वेरिएंट्स आते हैं। गुलाब जामुन है और रसमलाई है। रसमलाई है जी। आहिस्ता आहिस्ता आगे मैम समझती हैं कि इस चीज़ को सीखने के लिए कोई कोर्सेज करने चाहिए, या जो हमारे इदारे खुले में, आप समझती हैं कि ये इदारे जो है वो सही लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं या सही खतूत पे इस्तवार हैं वो? जी, मैं तो ये कहूँगी कि ये जो जितने भी इदारे हैं ना, बस इनसे तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। बाकी जो हम जो सीखते हैं, किसी रेस्टोरेंट में सीखते हैं, होटल्स में सीखते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। तो रोहन, आप ये वाली चीज़ है ना कि जैसे आप सीख लिया, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी मुझे जो स्टूडेंट्स की या सरफराज भी, क्वांटिटी का मकसद नहीं होता है। आप छोटे से छोटे पैमाने पे बनाना शुरू करें, आपके हाथ में लज्जत होनी चाहिए। इस चीज को मानती हैं आप? बिल्कुल। पक्की बात है। तो फिर हम एक टाकरा करेंगे, क्योंकि मीठे में मैं भी बड़ा अच्छी चीजें बना लेता था। अब पता नहीं बना, क्योंकि लावा केक बड़ा मेरा मशहूर था, लेकिन अब मैं बनाता ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते और मैंने सवाल ये किया था कि जो बदबू हवा में फैली हुई है, तो ये कितनी हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन पीपल, कि अगर वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते तो कितना प्रॉब्लमेटिक है वो? देखिए, जो एक फितरत का निज़ाम है, जो साफ़ हवा, आप उसमें जब कंटामिनेशन ऐड कर देंगे, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, तो डेफिनेटली वो हार्मफुल होगी। अब ये जो गैस वाला चक्कर है, ये अभी तक क्लियर इसलिए नहीं है, मैंने अब जैसे आपको शुरू में बताया कि जब तक फैक्ट्स नहीं आते, लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं ये हो सकता है, उसमें एक रीज़न ये है कि गैस कंपनी की कहीं कोई लीकेज है और उसकी वजह से, जो शायद उन्होंने एडमिट किया है, आप ही ने भी मुझे बताया, एडमिट ये किया है कि ये गैस लीकेज नहीं है। हमने, क्योंकि देखिए, जब भी आपका, बेसिकली मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूं, तो आप जब क्रूड को लाइन में डालते हैं तो एक ऑयल आपको डालना पड़ता है, फिंटल, वो जाता है, वो वापस आएगा, उसकी थिकनेस चेक की जाती है। अगर उसकी थिकनेस कम है तो इट्स मीन कि इस पाइपलाइन में कहीं ना कहीं कोई क्लॉच है, यानी कोई उसको क्या बोलेंगे, लीकेज है, तो हमें वहां से मेंटेन करना। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि गैस टेस्टिंग से पहले हमने जो एक्यूरेट गैस की स्मेल है वो ये है, क्योंकि गैस जो नेचुरल है उसमें तो कोई स्मेल नहीं है, उसके अंदर जब स्मेल को मिक्स किया जाता है तो जो हमारी गैस है तो उसकी वो एक स्मेल बनती है।
तो इन्होंने प्रॉपर्ली वो वाली स्मेल उसके अंदर डाल के इंडक्ट किया कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो वो हवा में कैसे फैली, ये तो मुझे भी खैर समझ नहीं आया। क्योंकि इसके और भी बहुत से रीजंस हैं। ये वाली बात मैं, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, जो अभी आपने मुझे बताई है, ये मेरे लिए भी आज मैंने 4 साल पढ़ी है ये बात। नहीं, आई मीन कि अभी क्या हुआ है। तो मैं अपनी पॉसिबल आपको रीजंस बता सकती हूँ कि एक तो ये हो सकता है कि आजकल हवा जो है वो, जैसे हमें पता है कि समंदर की हवा जब रुकती है तो एक कराची में एक अजीब सी स्मेल जो है वो फैलती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न हम ये भी बता सकते हैं कि कहीं कोई इंडस्ट्री ने कोई जैसे इफ्लुएंट है या जो उनका वेस्ट होता है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसका भी एक फैक्टर है हम रखते हैं कराची में। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो एयरपोर्ट का बैक है, अगर आप वहाँ से कभी मगरिब के बाद गुजरें तो आपको क्या शानदार स्मेल आपकी इस्तकबाल करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग। इस तरह से अगर आप लियारी रिवर पर मगरिब के बाद कभी जाएं तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो बेसिकली मगरिब के वक्त जो इफ्लुएंट वहाँ पे डाला जाता है। ये तो ये देखिए, जब कोई चीज़ एक्सेस होती है ना, तो जाहिर सी बात है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम अपने चीज़ों को इतना आलूदा कर चुके हैं कि अब वो हमारी हवाओं में और हर तरफ बस रही है। तो ये फैक्टर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं। अभी तक हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या रीज़न हो सकता है। अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि मगरिब के बाद उन इलाकों में जाए ना, भाई खड़े होते पिस्तौल मोबाइल दे दो, तो हम तो उस रस्तों में जाते ही नहीं है, लोगों को गाइड भी नहीं करते कि उस रस्तों में जाए, वो भाई खड़े होते हैं, इस्तेमाल कर लिया, मेरी बारी है। तो मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि हम इन्वायरमेंटल बात कर लेते हैं, या अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो आपके बारे में है कि आप इकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या होता है? इकोलॉजिस्ट जो है ना, वो बेसिकली इकोलॉजी होती है आपकी जो माहौल है, और माहौल क्या है? आपकी बका का निज़ाम, जिसमें आपके वो तमाम फैक्टर, हवा, पानी, नमी, आप खुद, दरख्त, पौधे, इनका आपस में एक ताल्लुक होता है। उस ताल्लुक की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। यानी मैं कितनी ऑक्सीजन ले रही हूँ, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल कर रही हूँ, मैं किस तरह से यहाँ सरवाइव कर रही हूँ, मेरा कौन सा फैक्टर है, पानी में कब, ये तमाम चीज़ें एक आपका इंटरेक्शन शो करती हैं। और इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं, और इसको पढ़ने वाला, इसको समझने वाला इकोलॉजिस्ट कहलाता है, एनवायरमेंटलिस्ट कहलाता है। ठीक है। तो ये एक बाकायदा स्टडी है, क्योंकि आजकल हर शख्स एनवायरमेंटलिस्ट है आज के दौर में। असल जो एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंट के, वो कहाँ हैं? मेरा देखिए, मैंने बहुत अरसे से ना टीवी वगैरह पे छोड़ दिया था, 3-4 साल से मैं बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि एक फैक्ट ये हो गया था कि आपसे ज़्यादा उन लोगों की बात सुनी जा रही थी जो ABC भी नहीं जानते एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को जब तक उसके एक्सपर्ट से डील नहीं करेंगे ना, आप कभी भी उसमें बेहतरी नहीं ला सकते। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगा डॉक्टर साहिबा कि मसला प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बताने वाले ना वो ऐसा फ्लेवर लेकर नहीं बताते। जैसे आप हर बात को, ये आप भी मानेंगे और सरफराज भी, आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि आप माशाल्लाह आप फोकल पर्सन है ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के। जब तक आप बात में वजन नहीं डालते, फ्लेवर को हम वजन कहते हैं, ठीक है, तो आप जब तक फ्लेवर नहीं डालते ना चीज में, मजा नहीं आता खाने का। जैसे अगर हम बात करें तो खाने में बेजायका खाना होगा तो आप नहीं खाएंगे, ऐसे ही है। तो आपकी जो बात करने का, बिल्कुल मैं एग्री विद दैट कि आपको जब तक आपकी बात के अंदर दम तब आता है जब उसमें फ्लेवर आएगा। हमारे यहाँ पर बात इतनी सख्त करख्त कर देते हैं कि वो ऊपर से ही गुजर जाती है। हमेशा जब रेडी पाकिस्तान से स्टार्ट लिया तो उस वक्त उन्होंने ये समझाया कि बात में वजन तब आता है जब आपकी बात इतनी आसान हो कि उसको पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा, अनपढ़ भी समझ के आंसर करे। हमारे यहाँ पर यह है कि वो एक तो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी करके, मुझे समझ नहीं आती, जबड़े में भी दर्द नहीं होती लोगों के। मैं तो अक्सर अपने ऑफिस में बोलता हूँ, भाई तुम्हारे जबड़े शबड़े के लोहे के लगे हुए, सीधी तरीके से अंग्रेजी बोले। अच्छा, जबड़ा मुंह घुमा कर बात करना इट डजंट मीन कि आपको अंग्रेजी आती है। तो हमारे यहाँ पर या तो आप बैठेंगे, व्हेन मैंने अरसे में मैं कैबिन क्रू भी रहा, अब वो प्लीज पुट ऑन द विंडो शटर, वो बाजी मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास ये भी है। मैं कहा मेरी माँ, वो बेचारा मजदूरी करने जा रहा है, वहां पे कौन सा बुर्ज खलीफा खरीदने जा रहा है। मकसद ये है कि आप उसको उसकी जुबान में डिलीवर हो, और फितरत की बात जब तक फितरी अंदाज में नहीं होती ना, वो मायने नहीं रखती। अच्छा, अब आलूदा माहौल है, प्लास्टिक्स को बंद कर दिया जाता है, फिर बड़ा एक माफिया है जो कि प्लास्टिक बैग्स को वापस ले आता है। विद सॉरी, गंदी बात भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है, अपने राइट्स को समझें। हमें अब तक ये नहीं पता कि जो एक एनवायरनमेंट के कुछ कवानीन होते हैं, जो बेसिक कवानीन है, एटलीस्ट वो शहरियों को पता होने चाहिए।
कि आपके क्या कावानीन हैं, आप उसको किस तरह से इम्पोज कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी, आप एक दरख्त लगा दीजिए, आप पानी का नल वक्त पे बंद कर दें, आप बिला ज़रूरत जो राइट इस्तेमाल करें उसको बंद कर दें, फॉसिल फ्यूल खत्म, ये छोटे छोटे से चीज़ें हम अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें। और देखिए पॉजिटिव सेंस में मुशाहिदे के साथ शुरू करें। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो साइंस होती है ना, ये मुशाहिदे का नाम है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है कि आप जब तक मुशाहिदा करेंगे, मुशाहिदे के बाद आप जाके उसको जो है अमल करेंगे या उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर आपके सामने जब चीज़ आती है तो वो दुनिया देखती है। ज़बरदस्त। अच्छा आपसे चाहेंगे इजाज़त, लेकिन जाते जाते जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, हम बहुत गाड़ी बात नहीं करते, एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको बेसिक 2 प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जिस पर वो फोकस मस्त रखें तो दे विल बी द बेस्ट? मुशाहिदा और पढ़ने की आदत। पढ़ने की, ये 2 चीज़। सुनने की भी आदत डालें। देखिए बिल्कुल, सुनने की आदत वही आपको पढ़ना ही सिखा देगा ये तमाम रूल। नहीं सिखाता, ये बात गलत है। नहीं, ऐसे आजकल तो मैंने मर्दों को मैं पुप्पो देखी हैं, वो नहीं सुनते, तो ये तो फितरी चीज है ना। लेकिन आपने मुझसे मैसेज कहा तो मैं एक अच्छा मैसेज ये दूंगी कि जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे और उससे रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप कभी किसी भी फील्ड में जो है ना वो नाकाम होंगे। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि आपकी पढ़ने की आदत ही आपको आगे लेके जाती है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं पढ़कर ही आई हूँ, मेरा ख्याल है। किताबों से ज्यादा ना शक्लें पढ़ते हैं, इसका नसीब ही बुरा होगा, ये तो है ही, मतलब अजीबोगरीब पढ़ने वो लोग होते हैं जो बुक्स नहीं पढ़ते, वो चौक पढ़ते हैं, महबूब आपके कदमों में, वो भी बनना चाहते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना। और फिर मीडिया का ये काम है कि फिर ढूंढे, सही लोगों को निकाले ढूंढ के। हमने शान भाई निकाले थे क्या, इतनी देर गुमे हुए थे, हमने इनको निकाल लिया था कि हमारे कैमरे पे या अनवर भाई मौजूद है, तो हमने ऐसे लोग निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको ज्वाइन करने का, और कोई भी बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह है, और इंशाल्लाह सी यू सून अगेन इंशाल्लाह। और हमें एक फिटनेस ट्रेनर ज्वाइन करेंगे जो कि रमीज खान के फिटनेस ट्रेनर है, और उनसे भी बात करेंगे। सरफराज भाई आपकी तरफ आते हैं, और मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे माहौल की बात कर रहे थे, माहौल को चेंज करने की बात कर रहे थे, और आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के दरमियान ना, जैसे राफे की, हम राफे नाम है ना अगर मैं गलत नहीं तो, जी जी, राफे साहब जैसे जिम में आपको लेकर चले गए, अच्छी हैबिट उसने अपनाई और उसने अपने वालिद में भी मुंतकिल की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सुस्त थे, इस तरफ राफे लेके जाने वाला है, ये बात है, तो ये पॉजिटिव सिग्नेचर है। हमारे यहाँ पर ये है कि बच्चों की फजूल में बड़ाई बड़ी करते हैं, हमारा बच्चा तो ये है ये है ये है, तो इससे बच्चे आजकल गलत डगर पर जा रहे हैं। इसका एक मिसाल ये कि एक जगह पे मैंने कहा कि एक बच्चे को कि भाई आपका बच्चा वेप पी रहा है, अरे ये तो फैशन है, ये सिगरेट थोड़ी है, तो ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? पहले तो जिशान, मैं अपनी बहन की बात को थोड़ा सा काउंटर कर लूँगा। आपने कहा कि इस वक्त जो आप जो बात कह रही है ना इन्वायरमेंट के हवाले से, मेरा ख्याल है इस वक्त जितना काम हो रहा है आज से पहले कभी नहीं हुआ। सही ना। अच्छा, मैं कुछ लोगों से वाकिफ़ हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं वाकिफ़ हूँ मुराद सोनी साहब से। मुराद भाई आपको दरख्त देने के लिए तैयार हैं, आप 200 लें, 500 लें, 600 लें, लेकिन उसको बेचे ना लगाएं। सही ना, उसको लगाएं और उसको पानी देने का इंतज़ाम करें। शर्त सिर्फ एक होती है कि इसको पानी दें। सही। अच्छा, आपको बताता चलूँ, इस वक्त हज़ारों दरख्त हमने लगाए, हज़ारों। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे आप जाएंगे, उसमें दरख्त आपको मिलेंगे, ये सारे दरख्त मुराद सोनी भाई ने लगाए। सही ना। जी जी, नहीं आप करेक्शन मेरी पहले कर दें, मुझे अपनी करेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं, आप कर लीजिए बात पहले। तो दूसरी बात ये है कि शायद यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे पूरा फार्म है, दरख्त हैं, मगर असल में ज़रूरत देखें इस अमर की है। पहले जो घर होते थे उनमें एक दरख्त ज़रूर होता था। अब हम रहते हैं फ्लैटों में, और हम जिन घरों में रहते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई जगह कच्ची ना छोड़ें, उसको भी अपने पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर दें। हमारे घरों में अब कोई कच्ची जगह नहीं होती, और जो हमारे रोडों पे जो जगहें हैं जितनी हैं, अव्वल तो जैसे आपने अभी बात की कि कोई भी चीज़ ज़ाया हो रही हो, पानी का नल से पानी ज़ाया हो तो बंद कर दें, तो पानी आना ज़रूरी है, नल में फिर बंद किया जाए। यहाँ तो नल से हवा आती है, पानी कम आता है उसमें। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी। सही ना। मतलब मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ, मैं सैम एवेन्यू में रिहाइश पजीर हूँ, अपार्टमेंट में। हमने पूरी उस पर पानी रेंट पे लेके डलवाया, जिस तरीके से मुझे डलवाया, मगर पौधे लगा के उन पौधों को बड़ा कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप जो कह रही थी ना अभी, बिल्कुल सही है वो बात, कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप समझें कि आपको एक दरख्त लगाना है, या इन्वायरमेंट के हवाले से। देखें, अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ हो ना,
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, मुझे नज़र आया, करके आपने एक थैली में डाल के साइड पे रख दिया, कहीं डस्टबिन में डाल दिया। मगर हम ये काम भी करने के लिए तैयार नहीं होते, हम इंतज़ार करते हैं। मैंने इस कराची की रोड पे एक दरख्त गिरा हुआ था, गाड़ी रोकी दरख्त हटाने के लिए, तो 150 लोगों ने पीछे से हॉर्न देना शुरू कर दिया और गालियाँ देना शुरू कर दी। ऐसे ही है। मगर बात ये है, एज अ कौम अगर आप ये काम ही छोड़ देंगे तो फिर तो कोई भी नहीं करेगा। मगर आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। इस शहर को ज़रूरत है आज कि इसमें दरख्त लगाए जाएं, ऐसे ही है। इसमें चीज़ें की जाएं। बिल्कुल हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, मगर जहाँ कहीं हम ऐसा हमारे पास सिलसिला है कि हम दरख्तों को पानी दे सकते हैं तो हम ज़रूर वो दरख्त वहाँ पे लगाएं और पानी दें। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि जो दरख्त लगाना है ना, असल मकसद वो नहीं है। सही जगह पर सही दरख्त लगाना मकसद है। इस वक्त आप इस वक्त 1000 दरख्त भी और लगा देंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना जब तक उस ज़मीन के अकॉर्डिंग ना लगाएं। आप लाहौर इस्लामाबाद देखते हैं, दरख्तों से भरा हुआ है। क्या रीज़न है? वहाँ स्मोक है, वहाँ उस लिहाज से दरख्त नहीं लगाए गए जिस लिहाज से लगने चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाला दरख्त आम दरख्त से बिल्कुल अलग होता है। ये आपको कौन बताएगा? एक्सपर्ट ही बताएगा। ठीक है, जैसे हर बीमारी की दवा अलग होती है, इस तरह इन्वायरमेंट जहाँ ख़राब हो रहा है उसकी प्लांटेशन बिल्कुल चेंज है। जो आप लियारी रिवर की बात कर रहे हैं, मैं जो अभी हम तश्कील फाउंडेशन के तहत हमने और अलखैर के साथ मेरी कंसल्टेंसी फर्म है, मैंने उनको जो प्रोवाइड की है उसके तहत हमने वहाँ 20,000 दरख्त लगाए हैं। लेकिन हर दरख्त का वहाँ पर्पज़ है। वहाँ दरख्त ऐसे ही नहीं लगे हुए, वहाँ दरख्त जो 20,000 लगे हैं वो हर दरख्त दूसरे दरख्त के साथ एक ताल्लुक़ रखे हुए है। वहाँ फाइटो रिमीडिएशन का एक प्रोसेस चल रहा है। तो इस वक्त दरख्त लगाना हमारा मकसद नहीं है, इस वक्त सही दरख्त लगाना हमारा मकसद है। देखिए आपकी बात को छोटा सा काउंटर अभी हमने एक तश्कील फाउंडेशन के नाम से एक बनाई है और उसमें जो है मिलकर हम पूरे कराची में ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं जिसको, और लियारी वाली जो बात कर रहे हैं, लियारी में हम इको कॉरिडोर उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं। इको कॉरिडोर वो मुनक़ता एरिया होता है जिसका ताल्लुक टूट चुका होता है। जैसे लियारी किसी ज़माने में आपको पता है कि वो एक खूबसूरत दरिया था, अब वो नाला है देखा जाए तो उसको रिवाइव करना। साइंस का काम हमेशा बहुत ऊंचा होता है। इसी तरह से रेलवे ट्रैक पे अभी हम कोई 50,000 के करीब हमारा इरादा है जिसको हम स्मार्ट इको जो है स्मार्ट कॉरिडोर का नाम देंगे। तो आप बड़े बड़े काम करें, लेकिन जो भी करें, छोटा करें बड़ा करें, लेकिन समझ और साइंस को साथ लेते हुए करें। और बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगा ताहिर अंसारी भाई के लिए कि ताहिर भाई को भी बुलवाना है शो पर और आप उनको ये ज़रूर क्लिप दीजिएगा, क्योंकि वो जब फ़लस्तीन वाला काम हुआ और वहाँ पर उनके जो टैंकर्स गए, उनके वर्कर्स जब गए, तो प्रोग्राम मेरी कामयाबी की आपने याद की। जीशान भाई आप बोलने नहीं देते मुझे, मैंने आप बोले आप मैं चुप हूँ, तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं ताहिर भाई आपके ऊपर है गोल, अब आप जैसे खेलेंगे। तो यही चीज़ें, यही बातें लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके बाद हम एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं आपके साथ द ग्लोबल मॉर्निंग में, जो कि हम हर सुबह आपके साथ मौजूद रहते हैं। पीर से लेकर जुमे तक 2 दिन की छुट्टी करते हैं ताकि जाकर अगले पीर का क्या काम करना है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से, क्योंकि मंडे वाले दिन हम फिटनेस पे बात करते हैं। मोहम्मद फुरकान अतारी साहब मौजूद है जो कि रूह रवा हैं, ओनर है अल्ट्रा इको जिम के, और जो इको जिम है यानी आपकी जो भी फिजिक है उसको बेस्ट देन बेस्ट बनाते हैं। और साथ साथ इनके साथ ट्रेनर होते हैं, मैंने नाम नहीं पूछा, जो कि वाकई में बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। छोटी सी उम्र का बच्चा है, लेकिन अब्दुल रहीम, थैंक यू रमीज़ भाई कि आपने मुझे बताया, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो, आप साथ साथ उनको ट्रेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और अच्छा, मुझे हमारी जब बातचीत डिस्कशन हो रही थी तो वो जब हम आए थे एडमिशन के लिए, दैट इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया था, एडमिशन ऑफ किया था हमारा। सही बात है, मैं बताता हूँ, तो अब मजीद डिस्काउंट मिलेंगे अब और ज़्यादा। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो मेरा सवाल ये है कि जो मुझे आपका पोस्ट लगते साथ ही सवाल आए, उसमें से पहला सवाल ये है कि क्या, जैसे आपकी फिजिक चौड़ी है, आप पे चौड़ी बॉडी अच्छी लगती है, हर कोई आता है कि मुझे ये डोला हो जाए और ये चौड़ी छाती हो जाए, जो आजकल का एक उर्दू में एक कॉन्सेप्ट हमारा कि ब्रॉड
चेस्ट होना चाहिए, आपका ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर की जो ये लेंथ है ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन क्या हर कोई चौड़ाई अच्छा लगेगा, या श्रिंक वाले बंदे जो कहते हैं ना कि श्रिंक स्लिम बॉडी में, वो अच्छे नहीं लगता है? असल में बात यह है कि हर बंदे की एक अलग बॉडी टाइप होती है। नॉर्मली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इस बात को समझते नहीं है कि आप एक अल्लाह पाक ने हर बंदे को एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप बना के जो है ना वो दी है। हम उन 3 बॉडी टाइप्स में असल में बेसिकली इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। मैं स्पेसिफिकली अगर अपने आप को कंसीडर करूं तो मैं एंडोमॉर्फ में आता हूं। मेरे जो शोल्डर्स हैं ब्राउड हैं, चेस्ट मेरा ब्राउड है, बाकी ओवरऑल फिजिक मेरी एक ब्राउड फिजिक रखती है, तो उस हिसाब से मैं खुद अगर बल्कअप करता हूं तो मैं बेहतर लगता हूं, और अगर अपने आप को थोड़ा सा लीन बॉडी की तरफ ले जाऊं तो फिजिक काफ़ी हद तक टोन हो जाती है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो एक एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप रखते हैं। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप में ये है कि बॉडी ज़्यादातर पतली होती है, स्लिम होते हैं, टिपिकल स्किनी होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम बल्कअप हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो वो एक प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपकी जो बॉडी टाइप है पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो करते हुए अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आपकी बॉडी टाइप इंशाल्लाह अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ट्रेन करेंगे तो आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से एक बेटर पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है जी। जुबैर भाई का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो मैं मजाक करता हूँ भाई, मैंने कोई पक्का ठप्पा थोड़ी लगाया कि ये बात होती है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितनी अच्छे तरीके से आपका मैदा काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कितना अच्छा है, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, भाई ने कहा है कि मुझे जो आपका जो ये अंडर द चेन एरिया है इस पर बड़ा गप्पा हो जाता है, उनका चेहरा मोटे हो जाते हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि चेस्ट एरिया पर मेरा फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और जो टमी बेली बटन एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कुछ भी खाएं। तो इन तीनों को क्या हम कम कर सकते हैं, या क्योंकि कुछ लोग उसको गायनोकेमिस्ट्रिया कहकर आप टूवर्ड्स टू ऑपरेशन भेज देते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं गायनोकेमिस्ट्रिया का, अगर गायनोकेमिस्ट्रिया है भी है तो उसको आप जिम से हर एक केस को आप गायनोकेमिस्ट्रिया की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं। उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इसका गायनोकेमिस्ट्री का ताल्लुक आपके एंडोक्राइन सिस्टम से है। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, और स्पेसिफिकली 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन होता है जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है, दूसरी तरफ हमारे पास एस्ट्रोजन होता है जो फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है। इन दोनों की मिकदार रेशोज़ डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार ज़्यादा होती है, एस्ट्रोजन की कम होती है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन की कम होती है। अब जब ये आपस में हार्मोन्स इम्बैलेंस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम मेल्स की बात करें तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल इसके अंदर हमारा बढ़ जाएगा तो उन सिचुएशंस में आपके अंदर गायनोकेमिस्ट्रिया का मसला आ सकता है, जो भी बंदा है। अच्छा, सेकंड जो आपका इसके अंदर सवाल है उसमें यह है कि आप बेसिकली चिन पे आ गया है या बेली फैट पे आ गया है, उसके अलावा कुछ लोगों के नेक पे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हिप्स पे होता है और थाइस पे होता है, और स्पेसिफिकली आप स्पॉट करके कोई भी किसी एरिया से फैट को कम नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। इसके लिए मैं बड़ी एक अच्छी मिसाल देता हूँ कि जस्ट लाइक अगर आप एक बाउल के अंदर पानी भरते हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा कि अगर स्पेसिफिक एरिया से आप वो पानी निकाल दें तो नहीं निकलेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आप जब उसमें से पानी कम करेंगे तो उसका लेवल इक्वली कम होगा। ऐसा ही है। तो जब बॉडी फैट डिपॉजिट कर रही होती है वो लेयर्स बाय लेयर्स कर रही होती है, और ये प्री डिटरमाइंड होता है बॉडी की तरफ से कि किस एरिया पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होना है और किस एरिया पे कम होना है। इसको हम साइंटिफिकली स्पॉट रिडक्शन कहते हैं, और स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ बेसिकली। यानी कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आप, मैं कहूँ कि आप एक च्युइंगम लगातार पूरे दिन खाते रहें तो आपकी जॉ लाइन जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी, या अगर आप एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज कोर की एक्सरसाइज वालों का कारोबार बंद कर नहीं, एब्स की एक्सरसाइज अगर आप लगातार करते रहे तो आपके स्पेसिफिकली पेट से ही आपका फैट चले जाएगा। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एक एरोबिक जोन के अंदर ले जाके, जहाँ पर आपका फैट जोन आता है, बेसिकली ये भी आपका हार्ट रेट से डिपेंड करता है, यानी कि आपका MHR कितना है, मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना है, और आपकी एज के हिसाब से ये डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो अगर उस जोन के अंदर रह के आप एक्सरसाइज करेंगे तो ओवरऑल बॉडी से फैट रिड्यूस होगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो इस तरह आएगा कि जिस एरिया पे आपका कम फैट डिपॉजिट है वो जल्दी आपका विजिबल हो जाएगा, वो ज़्यादा स्किन से एक्सपोज हो जाएगा, मसल्स ज़्यादा अपेयर हो जाएंगे। लेकिन जिस एरिया पे आपका फैट डिपॉजिट ज़्यादा है, जैसे मोस्टली टमीज़ पे होता है, तो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अब बोले यार 6 महीने से कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं यार मेरे पेट से फैट नहीं जा रहा, तो वो जा रहा होता है, लेकिन आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं कि यार फेस मेरा अच्छा हो गया, हाथ मेरे स्लिम हो गए, लेकिन पेट पे फैट है, तो पेट पे आपका फैट डिपॉजिट का रेशो ज़्यादा था। ओके 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 ओके। तो सेम है कि अगर आपने उस बाउल में से पानी कम करना शुरू किया
तो जो डीपेस्ट पॉइंट है उस तक एंड तक भी उसमें आपको पानी नज़र आएगा। तो इसी तरह जो आपकी डेंसिटी फैट की ज़्यादा है जिस एरिया पे, वहाँ पर आपको आखिर तक भी फैट नज़र आएगा। अच्छा जी, एक सवाल और आया है, उसके बाद एक और 2 सवाल हैं आपके लिए। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे शेम बहुत किया जाता है लोगों को, अगर किसी का बेली फैट बहुत ज़्यादा है, किसी का चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा है, तो बंदा जो है अगर वो सैंडोस पहन कर आ गया, अब आप बिल्डर हैं, आप सैंडो पहनेंगे, लोग करेंगे क्या बॉडी है। बिल्कुल। लेकिन हर एक का दिल है, एक स्किनी बंदे का भी दिल है, एक मोटे बंदे का भी दिल है। मैं बिल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं मोटे की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसने सैंडो पहन ली तो उसको बड़ा शेम किया जाता है, उसको टॉन्ट टीज किया जाता है इन बिटवीन द जिम प्रीमिसेस। तो मुझे ये बताएं कि हर एक को जीने का हक नहीं है। अगर उसने सैंडो पहन लिया, आपको देख के आपको कोई कहता है कि यार भाई पे बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे सैंडो पहननी चाहिए, तो मेरा भी तो हक है ना पहनने का। अच्छा, मोस्टली मैंने ये जो चीज़ आपने कही है ये मैंने जिम्स के अंदर तो नहीं देखी, क्योंकि मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए और मल्टीपल जिम्स के अंदर मैंने खुद भी सर्विसेज दी गुस्से में बैठो तो कोई करता ही नहीं है ना। मैं दूसरे जिम की बात नहीं, तकरीबन जो है मैंने 16-17 साल जिम्स की इस फील्ड में गुजारा है। तो मोस्टली जो बंदा भी जिम के अंदर आ रहा है वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके साथ आ रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी ना किसी लेवल पे मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली वो एक इम्पैक्ट आया है उसको, और वही उसकी मोटिवेशन का बाइस बना है कि वो घर से उठ के जिम पे स्पेसिफिकली आके एक तो पे भी कर रहा है, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है। यानी कि वाहिद जिम का काम ऐसा है जिसमें अपने पैसे भी देना और मेहनत भी खुद ही करनी है। जिम वाले को फायदा है। और वेट ऐसे कि जब आपने एक दफा ले लिया जिम तो कम तो होता नहीं है, 2 किलो 2 किलो ही रहेगा। जिम के अंदर तो सारे ऑलमोस्ट सब एक ही प्रॉब्लम के साथ आते हैं, यार मेरा वेट ज़्यादा है, ठीक है, उसको कम करना, या मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है, लोग मुझे शेम करते हैं, ठीक है, तो मुझे। लेकिन जिम के बाहर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर फ्रेंड्स की गैदरिंग के अंदर बैठे तो जो थोड़ा सा हेल्दी बंदा है उसका नाम ही मोटू पड़ जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई ज़्यादा पतला बंदा है जिसका वेट गेन नहीं हो रहा तो फिर उसका नाम भी पतलू पड़ जाता है। तो मोटू पतलू दोनों किस्म के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो शेम है वो अगर कहीं जाना होता है, सरफराज भाई अक्सर मेरे साथ होता है, जो मैं बहुत अभी भी मैं मोटा हूँ लेकिन पेज में बहुत ज़्यादा मोटा था, तो उस वक्त अक्सर लड़के अभी ये भैंसा भी जाएगा हमारे साथ, तो जगह ये तो 4 बंदों की, अच्छा उस भैंसे का भी तो दे रहे हैं ना। तो ये गंदी बात है, ये करते हैं लोग, बॉडी शेमिंग मैं बहुत कहता ज़्यादा हूं सरफराज भाई की तरफ आते हैं, उन्होंने भी जिम स्टार्ट किया। सरफराज मुझे बताएं, डाइट का ख्याल रखते हैं? यार मैंने तो खैर जिम से तो किनारा कर लिया, क्योंकि आपकी एज फैक्टर जो है ना वो आप जिस तरीके से रूटीन वर्क है, चीज़ें हैं, तो मगर ये कि वॉक है डेली, एक्सरसाइज है डेली है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बेटा मेरा जाता है, मैं इसीलिए पूछा जिम का है, मैंने कहा नियरेस्ट वो तो राफे की मैं देखता हूँ वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है राफे की, कि राफे ने कभी भी ना ये नहीं किया कि मैंने अगर आपको देखा आपकी बहुत ह्यूज बॉडी है तो मैं उसी पर जंप मारूंगा। वो स्लो एंड टाइडी चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, अब तो फैशन रनवे भी कर चुका है माशाल्लाह। तो अच्छा, आपकी तरफ आते हैं कि एक तरफ भी एक वो जो है कि लोगों को जायका देते हैं, मतलब इनका स्ट्रॉबेरी शेक बड़ा ज़बरदस्त है, और वो अब सब अभी डन हो गया, वैसे मैं ऑनर बार बार कह रहा हूँ, तो इनका बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी में हम यूज़ कर रहे हैं। रमीज़ भाई मुझे उसने पूछ रहे थे कि भाई ये, मैंने कहा जी सलमान वालों का डिफरेंट फ्लेवर है, आप जैसे रूह अफ़ज़ा डाल के पहले पीते थे हम, अब उसमें अब जिद्दत आ चुकी है। तो मुझे बताएं कि डाइट के हवाले से अगर कोई आपके घर में, आपका भाई या आपके मामू वगैरह कोई भी किसी को शौक हो कि जिम करना, तो आपसे कहते कि रोहा आप तो बड़ी अच्छी शेफ़ है तो बना कर दे, तो डाइट वाला बना लेती खाना? डाइट वाला खाना जी बना लेती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका, अगर हम ये बात करते हैं कि कुकिंग के अंदर जब आपने शुरू किया था तो पहले तो अम्मी से सीखा होगा, पहली दर्स का तो आपकी वालदा होती हैं जी, बिल्कुल। तो पहली दफ़ा याद है क्या बनाया था, या किस चीज़ पर अम्मी ने गुस्सा करके कहा था कि जो मैं नहीं बनाती ऐसे खाना बनाओ? पहली दफ़ा मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, ठीक है, माशाल्लाह, तो खाती नहीं तो बना लेगा। तो और चिकन अचारिया बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम जी। अब शेफ बनने का सफ़र कैसा रहा, मतलब इजी था, मुश्किल था, लोगों ने टॉन्ट किया? क्योंकि हमारे यहाँ पर सराहियत तो कम होती है, नुक्ताबाजी ज़्यादा होती है कि ये कर लेगा या कर लेगी तो देखा जाएगा। तो बताएं कि सफ़र आसान था? शेफ बनने का सफ़र तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, फिर माशाल्लाह से मेरी वाली तो नहीं थी कि मैंने काट दिया इसको भून देना, ऐसी वाली सपोर्ट तो नहीं लेती थी? नहीं, पक्की वाली सपोर्ट? पक्की वाली सपोर्ट कि आपने बहुत अच्छा बनाया, डन हो गया खाना, जबरदस्त। और सेकंड जो है मेरी जो बेटियां हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह से, उनकी वजह से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पर एडमिशन लिया, फिर डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद मैंने होटलों में मैंने काम किया और लॉन्ग टाइम मैंने गुजारा। और मेरे हस्बैंड की जो है एक जिम्मेदारी थी, वो मुझे लाना ले जाना करते थे ना। अच्छा, मैं लड़की के लिए, खातून के लिए, बहन के लिए मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि
शादी से पहले तो कहते हैं ना कि द वन हीरो उसका बाप, दुनिया में तूफान बम फट रहा है वो लेके जाएगा बेटी को, कि ये बाप का एक स्पेशलिटी है। और अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिकली बाप की, तो बेटा भी अच्छा लगता है बाप को, क्योंकि उसी की औलाद है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो बेवकूफ शख्स, किसी ने पूछा कि दुनिया में कौन है जिसकी पॉकेट में पैसा हो, मार्केट से गुजरे, वो अपने लिए कुछ नहीं लेता, तो फिर सदाई कि वो बाप है, कि वो अपनी औलाद के लिए तो ले लेगा लेकिन अपने लिए कहेगा अभी जूते थोड़े से फट गए, 2 सिलाइयां लगवा के चल, लेकिन बेटे की पॉलिश खराब होगी, बेटा नया ले लो, क्या अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ, ऐसे ही सरफराज भाई। तो मुझे ये बताएं कि मियाँ, हाँ मतलब मैं ही कहूँगा कि मियाँ जब तक सपोर्टिव नहीं होता औरत आगे नहीं जी बिल्कुल बेशक। तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम तो जरा लें। जी जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टेड हैं। नाम ले लेना, सपोर्ट तो वो आपको करे, हमें थोड़ी करना। राशिद महमूद नाम है उनका, और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं मलेशिया गई और वहाँ पर भी मैंने जो है टिकट उन्होंने दिया होगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मुझे ये बताइएगा कि खाने में स्पेशली आप पाकिस्तानी कौन कौन सी वो डिशेज हैं जो कि आप भी कहती हैं कि ये मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ? मैं सभी अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। के अलावा क्या अच्छा बनाती है बताएं? माशाल्लाह सभी अच्छा बना। क्या क्या बनाती हैं? मैं कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, ठीक है, और हांडी है। अच्छा, पुलाव, बिरयानी बनाने के लिए मैं करवाने लगा, फिक्र क्यों कह रहे हो? वो बैठे हैं उधर, वो इनके जो वो पीछे वो कहते हैं नुमान भी हमारे साथ मौजूद है, कैमरे के उस पार है, नुमान भी आप पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मुझे सरफराज भाई, आजकल ना रेस्टोरेंट्स विद, सॉरी मैं आप लोगों को, शेफ्स हैं आप लोग, अच्छा चिकन के अंदर ही भुनी हुई चिकन, वो फिसली हुई चिकन, रेड हुई हुई चिकन, अबे भाई वो काम वही होता है। जैसे हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने बनाया था चिकन आला किंग, तो वो व्हाइट सॉस में था, बड़ी उसकी हाइप थी, लेकिन वो व्हाइट सॉस में थोड़ा सा उन्होंने चिकन आला किंग क्यों था कि स्टिक्स लगा के उन्होंने चिकन को खड़ा कर दिया, तो चिकन आला इनोवेशन का दौर है, इनोवेशन होती रहती है चीज़ों में। ऐसे मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जितने भी शेफ्स काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हम और आप जो है, हम ख़ासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैं आपको आज से तो नहीं जानता, बहुत पुराना जिंदगी गुजर गई, मेरा जब इस चैनल का सफर शुरू हुआ था, पतले दुबले से होते थे, अब आपने भी बॉडी गेन कर ली। तो बात दरअसल ये है कि जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके साथ भी बैठना होता है, यहाँ पे होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म पे आके हाईलाइट हुए, जिनको लोग नहीं जानते थे, आपने उनको मौके फराहम किए, अपने यहाँ बुलाया, वो हाईलाइट हुए और आज किसी अच्छी जगह जो है वो बैठे हुए और काम कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से आज ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर आने वाले लोग या बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले लोग, वो जब यहाँ से चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इस जगह ने उनको एक बूस्टअप दिया था और कहीं खड़ा किया था उनको ले जाके। बहुत सारे हमारे शेफ, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे काम करने वाले दोस्त, उनको एक मौका और एक प्लेटफॉर्म फ्रॉम करना, ये आपका, और जब से मैं रमीज़ को जानता हूँ उनका भी एक पतीरा रहा है कि वो लोगों को बुलाते हैं। एक तो जॉब आपने ऑन द स्पॉट, इन्होंने ऑन चलते हुए प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा सरफराज भाई आपसे एक काम है, मैं आज भी उस बात को याद करता हूँ, और उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई क्या काम है? मैंने कहा इस बच्चे को जॉब चाहिए है, तो उन्होंने कहा CV दो, मैं खड़क से CV भेजी, मैंने कहा सरफराज भाई अब मैंने भेजी, मैं बुढ़ापे की तरह आता हूँ। नेक्स्ट डे आई वॉज थिंकिंग कि मैं इनको कॉल करूँ या ना करूँ, एट दैट टाइम मुझे मैसेज आ गया, जॉब डन है, ये बच्चे का इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू बेस्ड जॉब होगी भाई, उसके बाद 100% मेरी सपोर्ट होगी, लेकिन मैं ये नहीं कि बच्चे को काम नहीं आता तो मैं, हाँ अगर उसको 10% या 20% भी काम आता है तो मैं उसके साथ हूँ, ये उनके थे। और वो बच्चा, और उसके बाद उसने कहा आपने किया ही क्या, तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई एक दो ऑनर भीख मांगे करते हैं। तो सलमान भी कंटिन्यू कीजिएगा उस बात को। देखिए जी, सपोर्ट जो है ना वो कहीं भी किसी भी मौके पे किसी भी शख्स के लिए, हम जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे मेरा प्लेटफॉर्म है या आपका प्लेटफॉर्म है या भाई बैठे हुए हैं या मैडम बैठी हुई हैं, आज जिस जगह पे भी हैं, जो भी काम कर रही हैं, उसमें लोगों का सपोर्टिव होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके घर के लोग, आपके दोस्त अहबाब, जब आप सपोर्टिव होते हैं ना, देखिए नेगेटिव तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी जितनी हो ना उसको इम्प्रूव करना चाहिए आदमी को। जितनी पॉजिटिविटी इम्प्रूव होती है ना, उतना माशरे में उसका बेहतर इम्पैक्ट आता है, बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं। अभी हम जब वो मैडम आई हुई थी, हम बात कर रहे थे प्लांटेशन की, मैं इसकी बिल्कुल डिफरेंट बात ये कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचूं कि ये जो है दरख्त अगर मैं लगाऊंगा, वो बात तो बिल्कुल सही कर रही थी, वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ है उस फील्ड का एक अपना और है, वो उसको देखती हैं। मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस जगह दरख्त लगाऊंगा, मुझे नहीं पता ये ज़मीन कैसी है क्या है, मगर मैं इसको पानी दे रहा हूँ, ये बड़ा हो रहा है, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि ये चीज़ मैंने बड़ी कर दी, इस दरख्त को मैंने बड़ा कर दिया।
इसी तरीके से हमारे माहौल में रहते हुए, जैसे अभी हम आज बात करें मीरा अली रज़ा की बात कर रहे थे, हमारे बच्चों को ग्रो करना चाहिए, हमारी जनरेशन को ग्रो करना चाहिए। चाहे वो अभी बात कर रहे थे, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी पैसे भी देते हैं और अपना जो है ना वो पसीना भी निकालते हैं जिम में आके। बहुत ज़रूरी है आएँ, इस गैजेट से बाहर निकल के कोई भी चीज़ हो सकती है वो ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सही ना, चाहे फिजिकल फिटनेस के हवाले से हो, चाहे कुकिंग के हवाले से हो, या किसी और शोबे के हवाले से हो, आपके शोबे के हवाले से करूंगा कि आप जैसे बंदे भी यहाँ पे कम है। मैं एक मेरी कामयाबी के एक और मुझे वाकया याद आ गया। अच्छा, सरफराज भाई को हमने बुलवाया और की गिफ्ट्स के साथ हमेशा आते हैं, आज नहीं है वैसे, हमेशा गिफ्ट के साथ आते हैं। अच्छा, उस दिन की बात, अच्छा मैं मेरी बहन हम ये बात कर रहा कि ज़ीशान कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा ज़रूरी काम है, मैं काम भी बताता हूँ क्या है। अच्छा ये वाला पैकेट जो है ना ये तुम अलहदा रख लेना। अच्छा पैकेट है, वो भी सलमान फूड्स का पैकेट है। वो मेरे एक फ्रेंड थे, उसके घर में गया तो मैंने उसको बोला कि चीज़ तुम्हारी बेटी है, मेरा बेटा ज़ीशान उसके लिए भी चाहिए, और मेरे लिए बाकायदा चीज़ लेकर आए और कहा ये तुम्हारे लिए। तो दैट इज लविंग थिंग कि आप जब किसी को प्यार देते हैं तो सरफराज भाई बंदे को भी आपकी तरह होना चाहिए जो कि आगे लेकर आता है। ये नहीं कि भाई मैं बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द में साथ रहने वाले लोगों को एक तो हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप, अल्लाह ताला ने आपको जो ज़बान दी है, जब आप मुँह खोलें ना तो कोई अच्छी बात निकले। हमेशा याद रखिए आपकी गुफ्तगू जो है वो आपकी नस्लों का तारुफ करा देती है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपकी गुफ्तगू आपकी नस्लों का तारुफ कराती है। आप पता चलता है आप किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हैं जब आप गुफ्तगू करते हैं। तो हमेशा आपकी गुफ्तगू ऐसा हो जो लोगों में पॉजिटिविटी फैलाए, लोगों के अंदर अच्छी चीज़ सराहियत करे। दूसरा ये, आप जिस शोबे से भी वाबस्ता हैं, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आपका अखलाक अच्छा नहीं है, लोग आपसे अलहदा होते चले जाएंगे। चाहे वो किसी कोई शेफ़ हो, चाहे वो किसी जिम से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो कोई हमारा एंकर हो, या हमारे इस पर्दे के पीछे बैठा हुआ कोई फ़ोटोग्राफ़र हो। क्योंकि ये एक प्रोग्राम को मेरे ख्याल है डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे, मेरे ख्याल है मैं कोई 10 बजे से पहले आया हूँ। मगर कितने लोगों की इसके पीछे जो है वो नज़रें होती हैं, कितने लोगों का काम होता है, पसे पर्दा कौन लोग बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। 10 दफ़ा हमारा माइक चेक करते हैं, आते हैं, हमारे चेहरों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम सामने जो है वो अच्छे तौर पे प्रेजेंट हो। तो जब वो इतनी कोशिश करते हैं आपके लिए कि आपको सामने अच्छा प्रेजेंट कराएं, तो फिर आपके अल्फाज भी ऐसे होने चाहिए कि वो आपको प्रेजेंटेबल बना दें। सुभान अल्लाह, शुक्रिया, और फॉर दैट आई लव यू अ लॉट। थैंक यू। और इसी के साथ आपकी तरफ आते हैं। भाई मैसेज ये आया है कि हर जिम का एक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने भी देखा, जो हम विद सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगे, लेकिन डिफेंस क्लिफ्टन वाले जो जिम है ना वो थोड़े से हाइप पे चले जाते हैं लोग ना। मैं एक जगह एक चेन ऑफ जिम के उससे एसोसिएटेड था। अच्छा उनकी ना मैं क्लिफ्टन वाली ब्रांच में चला गया, वो बंदे ही लहदार हैं, वो पसीना साफ करने वाला लहदार है। हम गरीब से लोग खुद बैग उठाते हैं, खुद पसीना, वो सर कपड़े चेंज करने जा रहे तो अंदर वो स्प्रे कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि मैसेज ये है कि क्या महंगी डाइट से ही हम बॉडी बना सकते हैं? सस्ती डाइट वाले का कोई मतलब, घर का खाने वाले का कोई बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप बेसिकली डाइट, जो न्यूट्रिशन है ना, उसके बेसिक प्रिंसिपल को आप समझें कि बॉडी के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है। हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तरफ आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी सोर्सेज की तरफ आप जाएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपके पास दो किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं, एक गुड है एक बैड है। सेम एज विद द फैट, यानी कि फ़ैट में भी आपके पास गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। तो आपने सिलेक्शन करनी है इसमें। सस्ते यानी कि सस्ते में आप, सस्ते में इस तरह है कि आपने बेसिकली प्रोटीन, हम नॉर्मली चिकन खाते हैं, अगर मैं इसको ईजी वे में कर दूँ एक आम बंदे के लिए, मैं इनके लिए समझने के लिए, तो आप, हम घर में हमारे यहाँ जितनी भी मोस्टली जो हमारे यहाँ डिशेस बनती हैं वो तमाम चिकन के अंदर बनती हैं। सिर्फ चिकन उसमें ऐड करें और मसाले डिफरेंट कर दें तो आपके पास कोई नई डिश बन के आ जाती है। सस्ते में बन जाएगी। हाँ सस्ते में बन जाती है ना। अब आप छोटा गोश्त तो बहुत ही महंगा, छोटा गोश्त तो बहुत महंगा है ना। हाँ बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कराची में हमारे यहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो चिकन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और वो घर में अवेलेबल भी होती है। यानी कि एक बंदा है जिसके पास, उसको पता है यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो वो चिकन ईजिली जो घर के अंदर उसके पास बन रही है, ठीक है, वो उसी को यूटिलाइज करके भी अपनी डाइट अलग से मेंटेन कर सकता है। अब मोस्टली अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन आपने जो है ना वो एक टाइम में आपने लेना है, यानी कि 150 ग्राम आपने चिकन लेनी है, तो आप जो 2, 3, 4 बोटियाँ आप अपनी सालन के अंदर डाल के खाते हैं, ठीक है, उसी को आप घर में अपनी वालदा से, अपनी वाइफ से, बहन से, किसी से बोल के यार ये मेरा जो पोर्शन है ना वो आप अलग कर दें, ठीक है, इसको मैं बॉयल कर लूँगा।
बॉईल कर लूँगा, इसको मैं ग्रिल कर लूँगा, या इजी अवेलेबल होता है, या आप नॉन स्टिक पैन के अंदर उसके अंदर डाल के आप उसको सौते कर लें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े से उसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। स्पाइसेस आर नॉट बैड बेसिकली, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे यहाँ के स्पाइसेस आर बैड, स्पाइसेस आर नॉट बैड। सबसे ज़्यादा नुकसान आपको तेल देता है, तेल और लाल मिर्च हो गई, तेल देता है, यानी कि आर्टिफिशियली जो चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो नुकसान देगी। नेचुरली जो अल्लाह पाक ने आपको स्पाइसेस या जो हर्ब्स दिए हैं जो हमारे यहाँ खाने में इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे पास साथ कुक बैठी हुई है बेहतर समझते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे मसाले हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, और अल्लाह पाक ने कुदरत में उन चीज़ों को रखा है, वो इसलिए ही रखा है कि हम उससे बेनिफिट ले सकें। अच्छा, मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या वो चिकन जो खुद से खड़ा नहीं हुआ जाता, जिससे उसको खाने से हम वैसे तो नहीं हो जाएंगे? देखें, ये भी एक मिथ चल रही है बेसिकली। अब हम डॉक्टर साहब ने कहा कि मिथ है कि आप उसको कंज्यूम करें तो आपके प्रॉब्लम नहीं होती। आप बेसिकली देखें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चिकन खड़ी नहीं हो रही तो वो चिकन आपको उस तरह की ताकत नहीं देगी, ठीक है। अब वो उसका जो प्रोसेस है उसको बड़ा करने का वो एक अलग है, क्योंकि हम उसको ओवर वेट कर देते हैं, इस वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन जो उसके मीट के अंदर जो फाइबर्स हैं, जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिशन है, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। आप उसको कुक किस तरह कर रहे हैं वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ को ओवर कुक कर देंगे तो जो प्रोटीन के बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा टूट जाएंगे, तो वो उसका बेनिफिट नहीं होगा। हमारे यहाँ तो घरों में खाना बनता ही ओवर कुक है। हाँ, ओवर कुक कर देते ना। वो आपने बर्ड फ्लू का सुना होगा ना, पाकिस्तान के अंदर से निकला था कि वो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि लोगों की अमवात हो रही है। तो कहते पाकिस्तान के अंदर तो मुर्गी खुद निकल के सालन में बाजी में पाक गई बास कर दे, तो कहते वो तो हमारी यहाँ तो इतना भुना जाता है सालन। तो अब आपने यानी कि जो भी चीज़ आप घर के अंदर आपके पक रही है, ठीक है, आप उसमें से अपना पोर्शन उसको डाइट के हिसाब से मैनेज करके आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको वो कॉस्टली नहीं पड़ेगा। अगर आप अलग से अपने लिए जाहिर सी बातें परचेस करने जाएंगे तो वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। अच्छा, आजकल जो ये बूस्टर्स आ गए हैं डिफरेंट, और वो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बूस्टर्स किस किस्म के? डिफरेंट मैं देखता हूँ बड़े बड़े जार्स बच्चे लेके खड़े होते हैं, एक चमचा सुबह खा लिया, एक चमचा रात को खा लिया। एनर्जी सप्लीमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स का अपना एक किरदार है डाइट के साथ साथ ना। हम सप्लीमेंट्स को बेसिकली जो कंसीडर करते हैं वो चेरी ऑन द टॉप करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट है। यानी कि आप अगर एक केक को हमें कंसीडर करें, ओवरऑल आपकी न्यूट्रिशन जो है वो केक है, तो केक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्पंज है। ऐसे ही अगर स्पंज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप चेरी ऑन द टॉप रख के कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ केक बेसिकली, ठीक है। इसी तरह आप स्पंज यूज़ करें, यानी कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, तमाम चीज़ें लें। इस केक की मिसाल देना सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसा नहीं लोग केक खाना शुरू कर दे, बोले यार फिटनेस एक्सपर्ट ने बोला केक खाओ तो अच्छा हो जाएगा। केक समझाने के लिए था, यानी कि आपने बेसिकली अपनी डाइट को मेंटेन करना है। सब कुछ करने के बाद जब आप अपने तमाम न्यूट्रिशंस हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं नेचुरली डाइट से अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगर एक्सेस में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तब आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। यानी आपने स्टेज हिट करना तो आप जाए नॉर्मली अगर फिटनेस हाँ, नॉर्मल अगर आपने फिटनेस को ही सिर्फ जो है ना अपना एक आपका गोल है तो आप वहाँ तक रहें। आगे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है। भाई मोहन लाल हैं, वो ये कह रहे हैं, महमूदाबाद 6 नंबर से वो आपको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर आपके जिम आना है, तो बिल्कुल आपका जिम आई गेस 2 नंबर या 3 महमूदाबाद 4 नंबर पर है, ठीक है, हनफिया मस्जिद के पास है। हनफिया मस्जिद बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं प्योर ब्राह्मण हूँ और मैं मांस मच्छी नहीं खाता, तो क्या मेरी बॉडी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मतलब वेजिटेरियंस भी होते हैं हमारे, प्योर वेजिटेरियन है, वेजिटेरियंस भी हमारे पास होते हैं, और हमारे पास दालें हैं और बाकी अलग अलग, यानी कि हम किसी एक स्पेसिफिक अगर फूड को उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार भी होती है और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार भी होती है। लाल वाला लोबिया जो है मैंने उसमें सुना है कि बड़ी प्रोटीन डोमिनेटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा प्रोटीन डोमिनेटिंग फूड है, यानी कि उसमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की कम है। यानी कि सिलेक्शन ऑफ फूड पे ही सारी चीजें आपकी बेस करती हैं कि आप क्या चीज खा रहे हैं, जो चीज आप ले रहे हैं। अगर आपको प्रोटीन, बेसिकली आपका प्रोटीन इंटेक आपका मेन मकसद है, तो आप प्रोटीन डोमिनेटिंग फूड्स को इंक्लूड करेंगे। लोबिया हो गया, दालें हो गई, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। येलो वाली जो मसूर की दाल है उसके अंदर जो बनती है, यानी ऑरेंज होती है, फिर उसमें बड़ी अच्छी है। अच्छा, और रेड बीन्स का तो आपका ये भी है कि आप हमारे सरफराज भाई, अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए उसके अंदर नींबू आप थोड़ा सा वो डाल लें, और उसके बाद जो है काली मिर्चें और ये तमाम चीज़ें, नमक शमक डाल के बड़ा फ्लेवर बनेगा। और उसमें अच्छा एक बात बताएं कि क्या अभी मैसेज आया कि टमाटर वजन बढ़ाता है? मैंने तो कभी नहीं सुना टमाटर वजन बढ़ाता है। वजन बढ़ाने का सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, आप अपनी जो डेली कैलोरीज इंटेक है उससे ज़्यादा खा लें, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो आपका वजन कम होगा। ये जी सिंपल रूल है। इसके लिए लोग बोलते नहीं हम ये खा लें वो खा लें,
आप कोई भी चीज़ खा लें, अगर आप डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका वेट बढ़ेगा, और अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम ले रहे हैं तो आपका वेट कम ही होना है उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वे ऑफ वर्क क्या है, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज आई थिंक टमाटर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसको फास्ट कर देता है, फास्ट करता है, अच्छा मैंने होता ये है। पढ़ा था, एक स्टडी आई थी कि अगर एक बंदे ने लिखा कि ह्यूस्टन टेक्सास में था, उसने कहा कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा, मतलब 158 बहुत ज़्यादा होता है ऑन 5'7" हाइट। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम बेबी टोमेटो जो नहीं होता जो छोटा ही पक जाता है, उसने कहा कि हर खाने से पहले, यानी दोपहर के खाने और रात के खाने से पहले बेबी टोमेटो खाओ, उसके बाद एक गिलास पानी पियो। एक तो तुम्हें भूख कम लगेगी और सेकंड तुम्हारा जो फैट है वो डिसॉल्व होना शुरू होगा। और उसने कहा कि विद इन द ईयर आई एम वेरी स्लिम। तो ये चीज़ तो मैंने अभी आपकी चीज़ है तो मैं अक्सर ये बताता हूँ, मैं आपने वो स्टडी मेरी ख़राब कर दी कि ये काम है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और कि सरफराज भी एक दफ़ा वाकया ऑफिस जहाँ मैं ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही ना, मतलब जैसे बांस नहीं होता जिसके अंदर हम वो तंबू गाड़ते हैं, वैसा बंदा आया तो कहता है कि सर खाने का और टाइम हो गया तो खाना। तो 4 बंदे थे तो तंदूर वाली 10 रोटियाँ तो ले आऊँ, तो मैंने कहा आप लोगों में पूरी हो जाएंगी तो आप ले आएँ। तो कहते ठीक है सर। मैंने कहा पैसे आप जाके काउंटर से लेने, क्योंकि ऑफिस का था। कहते सर ठीक है। मैंने कहा सालन आप लोग पूछे, कहते सर लेकिन वो तो 10 रोटियां मैंने अपने लिए बोले, ये कितनी खाएंगे? तो उसकी शक्ल देख रहा हूँ भाई खाओ, लेकिन वो कंज्यूम इतना, क्योंकि वो ईंटें लेकर ऊपर जा रहे, तो आपका उसको आप कंज्यूम कैसे, एक्टिविटी क्या है, खाते रहेंगे बैठे रहेंगे तो मोटे होंगे। जो खा रहे हैं वो कंज्यूम भी कर रहे हैं। फिजिकली बहुत एक्टिव है अगर आप डेली बेसिस में, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब नॉर्मली हम देखें एक बंदा है, जैसे हम हैं, आप हैं, हम दोनों अगर जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये कि हमारी बॉडी लीन हो जाए, फिजिक अच्छी हो जाए, आम जबान में मैं तो कैमरे पे पूरा आ जाऊंगा, आम जबान में कट्स आ जाए। लेकिन आप रोटी लेने चले हैं जरा तंदूर पे, वो जो तंदूर में रोटी ताप रहा होता है ना, तो आप उसको देख के एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, बोलेंगे यार इसकी फिजिक इतनी अच्छी कैसे, प्रॉपर कट्स बने हुए, मसल्स डिफाइन हैं। बात यह है कि एक फिजिकल एक्टिविटी में वो बंदा डेली बेसिस सुबह से लेकर रात तक एक ही एक्टिविटी कर रहा है। इसी तरह एक मजदूर है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो सुबह से लेकर शाम तक फिजिकली बहुत एक्टिव है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसका पेट निकला हुआ आप कभी नहीं देखेंगे, हालांकि शाम में बैठ के वो जम के खाता है 8-10, जैसे अभी दिशान भाई ने बात की है कि वो 10 रोटियां उसने अपने लिए मंगवाई है, तो इसी तरह मजदूर जो होता है वो 8 से 10 रोटियां कंज्यूम कर लेता है इजीली, लेकिन वो फिजिकली उतना ही बर्न भी कर रहा होता है। यानी कि जो वो कैलोरीज इंटेक कर रहा है, जो चीज़ें वो खा रहा है, जो डेली बेसिस में वो एनर्जी ले रहा है, उस एनर्जी को अगले दिन वो यूटिलाइज भी कर लेता है। हम आप जो ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है ऑलमोस्ट, तो हमारे लिए जिम जाना भी ज़रूरी है। सरफराज भाई की एक बात स्टार्ट में की थी, वो मेरे जहन में अभी तक क्लिक कर रही है कि मैं, अब मेरी एज हो गई है तो मैं इस एज पे जिम जाना जो है ना वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप पे नहीं, हाँ मैं समझता हूँ मेरा रूटीन वर्क ऐसा है कि मैं टाइम नहीं दे पाता। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैं समझता हूँ जब आपकी एज ऊपर की तरफ जाने, यानी कि आप 35 अगर क्रॉस करना स्टार्ट कर देना, तो आपको ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी हर हिसाब से डिक्लाइन कर रही होती है, फिजिकली भी डिक्लाइन कर रहे हैं, हार्मोन्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं, आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इस वक्त अगर आप अपने आप को फिजिकली किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी में, ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाएं स्पेसिफिकली, आप डेली वॉक पे निकल जाएं, आप साइकिलिंग कर लें, अगर पॉसिबल हो आपके करीब कोई स्विमिंग पूल है तो आप वहाँ चले आएँ, वहाँ स्विमिंग कर लें। इस किस्म की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करें अपने आप को। तो इस एक्टिविटी करने की वजह से ये होगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपको हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, तो ये तमाम चीजें आपकी बीमारियां कंट्रोल होंगी। है तो वो भी बॉर्डर लाइन पे भी है, अगर आपकी बॉर्डर लाइन पे है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि आप इन तमाम चीजों को जब साथ लेके चलेंगे फिजिकल एक्टिविटी के। इधर अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, एंड में करते हैं। नहीं मैं सरफराज भाई को स्पेशल गाइड कर दूंगा, नो इशू। जबरदस्त। अच्छा हमें नहीं गाइड, कितनी बुरी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, आपकी तरफ ये पूछा जा रहा है कि अक्सर जो है वो समझ नहीं आती, जो न्यू बिगनर्स हैं उनको चावल जो कनी पे उबालते हैं, तो उसका कोई स्पेशल ट्रिक है या प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट? जरूरी है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके चावल सही उबल जाते हैं? अक्सर लोगों का फड्डा हो जाता है चावलों में। जी, तो फड्डा तो हो ही जाता है हस्बैंड से। अच्छा, कभी आपने टोटके आजमाए हैं? वैसे कहते हैं ना कि नमी ज्यादा हो जाए चावलों पे तो उसके ऊपर ब्रेड का पीस रख के एक दफा फिर दम दे तो सारी नमी वो चूस लेते हैं। टोटके तो मैंने नहीं उसके मैंने जुबैदा के साथ 7 साल काम किया, इसलिए मैंने बड़े सारे टोटके पर उनसे सीखे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई घर में इंस्टेंट गेस्ट आ गया
और इंस्टेंट अगर आपने कुछ बनाना है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है या 15 मिनट का टाइम है, तो क्या बनाती हैं? क्या बनाऊंगी? कढ़ाई बना लूंगी। ठीक है। पुलाव बना लूंगी। पुलाव बना लेंगी। अच्छा, कभी कुकर में पुलाव बनाया? चाइनीज बना लूंगी। वो चाइनीज का तो ये बेस्ट होता है कि अगर कल के उबले हुए चावल है तो बड़ा बेस्ट बन जाता है वो, तो चीज़ें वीज़ें काटी कूटी और उसको काम कर लिया। तो अच्छा, डाइट में अगर हम बात करते हैं कि आपने चिकन बनानी है डाइट में, और घर वालों ने या आपके हस्बैंड ने कह दिया कि बेगम मैं कल से जिम जा रहा हूँ, मेरे लिए उबली हुई चिकन, तो उसको थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चीज़ तो नहीं डाल सकते ना उसे? हाँ, चीज़ नहीं डाल सकते, तो हम जो है वो उसको चीज़ी पेपर में लपेट के दे देना, मैं फील करूँगा कि वो चीज़ है, तो आप फिर बना कर देंगी उनको? जी बिल्कुल बना के दूँगी। ठीक है, चलें। साथ साथ सरफराज भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि आप जो है वो अब वॉक पर जा रहे हैं? ज़बरदस्त, वॉक पर मुझे एक बंदे ने सवाल किया आज से कोई 1 हफ्ता पहले, वो कहता है कि भाई मेरे पास ना वॉक का स्पेस नहीं है। मैंने पूछा कि 25 कदम है आपके घर में? तो उनका फिर मैसेज दोबारा है कि हाँ जी 25 कदम है। मैं कहा बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, हाथ में तस्बीह ने इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़े 1000 दफ़ा, आपकी वॉक भी हो जाएगी और इस्तग़फ़ार पे अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। तो आपको चीज़ों में से चीज़ें निकालनी है। मैं दरअसल फजर की नमाज़ पढ़ के, मेरी जहाँ रिहाइश है वहाँ ग्राउंड में जो है कुछ देर वॉक करता हूँ, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करके, और फिर उसके बाद जो है वो एक ग्रीन टी पीता हूँ। आपका जो है ना, मुझे जो एक चीज़ है कि आपका बीच में बड़ा रेगुलर जिम हुआ, उसके बाद फिर मैंने आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाते हुए देखा जहाँ पर सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखिए अपनी साथ तो आप ज़िंदगी वाकई में, अब तो मुझे वाकई में लगता है कि भाभी के साथ बड़ा मुझे ना वो कहते हैं घर वालों पे भी कि मैं टाइम कम देता हूँ, मैंने ज़्यादा ज़िंदगी। नहीं, अब मैं ज़्यादा देता हूँ, मैंने आना जाना छोड़ दिया बहुत अरसे बाद। अच्छा, शायद मैं आपके प्रोग्राम में मैं आपको मुझे ये बताइएगा कि नहीं कॉन्फ्रेंसेस जैसे कि खुद मुहाफिज के साथ भी आप एसोसिएट हैं, जी, तो उमर भाई के, तो ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में ना बहुत आगे लेकर जाती कि आप असल उमर जो है वो एक, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ। बेसिकली हमने, आपको याद होगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो है वो डेफ एंड डैम जो है क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चियों को जो है ना, मैं बड़ा उमर का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में खड़े होकर कहीं कहा कि मैं जो है इनको बाइक राइडिंग सिखाऊंगा, और मैंने कह दिया। फिर मैंने उमर से जो है वो बुलाया, उमर को ऑफिस, बैफ सोसाइटी के कुछ लोगों को बुलाया, मीटिंग की, तो उसने कहा आपने कह तो दिया, होगा कैसे? मैंने कहा यार अब तो करना है किसी न किसी तरीके से। तो उमर वो वाहिद शख्स है मेरी लाइफ के अंदर जिसने मेरे उस कहे को, यकीन करें, पूरा किया, और हमने शायद पाकिस्तान में पहली मरतबा 12 क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चियों को जो है वो बाइक राइडर बनाया, और आपके प्रोग्राम में भी आई थी, बिल्कुल रमज़ान ट्रांसमिशन में आई थी, और उसके बाद वो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करी थी। और वाकई में वहाँ से मुझे फील हुआ कि असल में उमर भाई को रात को कंफर्म करना था, क्योंकि मंडे को हमारे साथ होते हैं, लेकिन क्योंकि रात में 7:30 बजे के बाद उमर दरअसल जो है ना, उमर में एक अच्छी आदत ये, एक तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जैसे आप इज़्ज़त देते हैं वो भी बहुत इज़्ज़त देता है, मगर उसमें एक अच्छी आदत ये है कि मतलब मैंने जब कहा था तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमने करना शुरू कर दिया, मगर उमर ने उसमें सीरियस होकर काम किया, और उन बच्चियों को जो है वो सारी चीज़ें जिस तरीके से सिखानी चाहिए थी उसने सिखाई। मैंने बड़ी भागदौड़ की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पीर मोहम्मद शाह साहब का, यूनुस चांडियो साहब का, कि वो अब बहुत सारी बच्चियों को लाइसेंस मिल गए माशाल्लाह। बिल्कुल, वो इस चीज़ में काफ़ी उन्होंने इनिशिएटिव्स दिए। उमर का बड़ा हाथ रहा, उमर ने बड़ी इसमें मेहनत की उन बच्चियों के साथ। और हमारे यहाँ जो अभी मेरी बहन भी बात कर रही थी कि सपोर्टिव तो वो माँ बाप या वो बहन भाई, घर के मर्द जो अपनी ख़वातीन के साथ सपोर्टिव होते हैं तो वो काबिल सताइश हैं। उसकी वजह यह है कि अपनी बहनों को, वाइफ को, बेटियों को सपोर्ट करना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ऐसे ही उनको पता चले कि कोई हमारा घर का फ़र्द हमारे साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ उमर भाई सॉरी कि रात में रमीज़ भाई आपको मैसेज करते 7:30 बजे में ब्लड वॉमिट हो गई थी, तो वो फिर हॉस्पिटल की से ही हम सुबह 4 बजे वापस मेरी भी रमीज़ ने मेरे ख्याल है शाम में बात हुई है कोई। हाँ जी, तो वो 7 बजे 8 बजे के बाद से ये बेचारा बिल्कुल ही गुल हो गया था कि वो डॉक्टर कभी क्या क्योंकि मुझे सांस सही नहीं आ रहा था। तो सॉरी उमर भाई, इंशाल्लाह आपसे शो के बाद बात करते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक बात कि कुछ लोग वो होते हैं जो कि ना होते हुए भी मौजूद होते हैं, और आप उनमें से ही हैं कि आप आज फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बातों में और अच्छी बातों में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके लिए सवाल ये आया है मेरे भाई
कि आप जो हैं वो इतनी प्यार से बात बता रहे हैं, शक्ल में गुस्सा क्यों है आपकी? अच्छा ये आया है सुमेरा का मैसेज आपके लिए। अच्छा, ये सवाल मतलब ये फिटनेस से रिलेटेड है? नहीं, उन्होंने पूछा सुमेरा ना, मैं फिजिकल अपीयरेंस असल में ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि वो, क्योंकि हम जब आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना तो उस पर चेहरे पे थोड़ी सी सख्ती आ जाती आपके लिए है। सुमेरा का पूरा मैसेज ये है कि आप इतनी प्यार से बात करें लेकिन शक्ल पर इतना गुस्सा है, कहीं किसी नई फिल्म में आप एज अ विलन तो नहीं आने वाले? ये आपके लिए पूछा जा रहा है। हो सकता है आ जाएं, अब हमने जिशान भाई को ज्वाइन कर लिया नहीं, तो इनको mind लेकर possible आते हैं आ गया। इंशाल्लाह, इस तरह करते हैं बड़े, क्योंकि मैंने एक विलन देखा, माँ सदके जाए, मर्द होते हुए मेरी ममता निकल गई उसमें कि इतना बेचारा इस तरह दो चपेड़े कोई नाजुक बंदा हमारा तो निकल जाए, तो वो विलन को शुड भी लुक लाइक अ विलन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो पुरानी मिथ्स खत्म हो गई कि आपका विलन जो है वो तोप के अंदर बातें करेगा। विलन साइलेंट होते हुए चेहरे पर फिजिकल उसकी वो अपीयरेंस जो होती है फील आनी चाहिए, फील आने चाहिए, कैरेक्टर ऑटोमेटिकली फील होने लग जाए। अच्छा, एक और सब मैसेज है, भाई आपसे मुलाकात का वक्त क्या है? आपने 2 ब्रांचेस बताई हैं, तो आप किस वक्त कौन सी ब्रांच में होते हैं? मेरा नाम जुबैर है और मैं, अच्छा, बलोच पुल की तरफ रहते हैं। अच्छा, बलोच को पुल की बलोचिस्तान तरफ, के पुल की तरफ बलोच पुल की तरफ रहते हैं, तो रात में 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं जिम में अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये है कि हमारा जिम 24/6 है, यानी कि 24 घंटे खुला हुआ है। फिटनेस 24/6 है, लेकिन एक चीज़ है कि सैटरडे को 12 बजे बंद होता है। हाँ, सैटरडे हम 12 बजे ऑफ कर देते हैं और मंडे मॉर्निंग 6 बजे जिम हमारा खुल जाता है, दोनों ब्रांचेस। ठीक है। संडे हम ऑफ करते हैं ताकि ये कि जो फैमिली टाइम है वो हमारा होना रेस्ट होना चाहिए और फैमिली टाइम भी होना चाहिए। और उसके अलावा आप अगर स्पेशली मुझसे मुलाकात करनी है तो रात में 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप महमूदाबाद वाली ब्रांच में मैं आपको रात 10 से लेके 1 बजे तक मिलूंगा। बाकी इससे पहले का जो टाइम है मेरा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये मैं नॉर्थ कराची वाली ब्रांच में। अच्छा जी, साथ साथ बिल्कुल जी, हम वाइंड अप की तरफ हैं और साथ साथ 2-3 मिनट हमारे पास मौजूद है। मैं सबसे पहले बहन से मैसेज दूंगा, फिर हम इस तरफ आएंगे। बहन, आप जाते जाते, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है, तो हम क्या मैसेजेस देंगी अपनी जो देखने वाली बहन बेटियां हैं उनको, या वो माँ बाप जो कि बच्चियों को फोर्स करते कि तुम ये काम कर ही नहीं सकती, बाहर नहीं जाना, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि आप अपनी जो फैमिली है, बहनें बेटियां हैं, उनको सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ें और वो अपनी लाइफ में जो है जो वो करना चाहती जी, जो वो करना चाहती बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे आप नहीं इंडिपेंडेंट, मतलब मैं ये चाहती हूँ आपको इतना करेज दिया, इंडिपेंडेंट बने वो अपनी लाइफ में। बिल्कुल जी। सर क्या कहेंगे? 1 मिनट हमारे पास। बस इतना कहूँगा कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी। क्या कहेंगे? अच्छा, अब ये है कि अब जुड़ गए तो पीछे नहीं होना, ये याद रखिएगा, ये हमारे बुढ़ापे की तरह हम आते हैं। नहीं, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक आप साथ रखेंगे हम आपके साथ रहेंगे। मेरा मैसेज है फिटनेस से रिलेटेड ये है कि वो ये है कि अगर आप 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे अगर आप अपनी ज़िंदगी को दे रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, घर वालों को टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इस 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए लाजमी निकालें डेली बेसिस पे। जान है तो जहान है, तमाम चीज़ें, काम दुनिया के सारे चलते रहते हैं, किसी के ना होने से और होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप फिज़िकली अपने आप को, जब तक अल्लाह पाक ने आपकी सांसें रखी हैं, जब तक ज़िंदगी रखी है, तो आप फिज़िकली एटलीस्ट 1 घंटा आप दें। और हफ्ते में अगर आप 7 दिन नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट 3 दिन आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। जज़ाकल्लाह जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोज़ अपने घर का मेहमान बनाते हैं और पीर से लेकर जुमे तक हम आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। थ्रू सोशल मीडिया हो या टीवी हो, आप देखते हैं द ग्लोबल मॉर्निंग शो विद ज़ीशान अज़हर। और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि अगस्त शुरू हो गया, झंडे लगाने से कोई काम नहीं होगा। मुल्क की बका के लिए काम करें, ख्वाह वो कंप्यूटर पर बैठकर ही क्यों नहीं होता। सिर्फ अपने मुल्क के लिए इतना करें कि जब आप सुबह उठते हैं, देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट फजूल जल रही है, उसको बंद कर दें, बड़ा काम है ये भी। और इसी के साथ साथ एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़ूर ख्वाह। सिर्फ बात करते हैं बराए इस्लाह की, और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें नुमान भाई के साथ मिलकर इनिशिएटिव लिए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। नुमान उस तरफ बैठे मौजूद, मेरी टीम में मौजूद थे इस वक्त हमारे आलिया अब्बास भाई जो कि MCR में मौजूद हैं, रमीज़ खान साहब जो कि MCR में, PCR में मौजूद है अली भाई, PCR में मौजूद है अली भाई या MCR में मौजूद है, थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा। और साथ साथ ये हमारे शान भाई हैं,
और साथ साथ हमारे अनवर भाई थे जो कि कैमरा पर थे, गौरी भाई जिनकी वजह से आज ये हेयर स्टाइल वगैरह तमाम चीज़ें हुई। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मिक्स कर गया मैं विद सॉरी, लेकिन नाम मैंने प्रॉपर लिया। इसी के साथ साथ हमारे अदनान भाई हैं, फरहान भाई हैं, मजीद आदम साहब हैं, नुमान भाई हैं और तमाम मैनेजमेंट जो अमला मौजूद है, बिलाल भाई हैं हमारे, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपने और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।